सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसका वेटेज मैंने लास्ट लेक्चर में जो हमने एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज की है ये चैप्टर की, ठीक है, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। इसका जो वेटेज है उससे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसका वेटेज अगर देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम 0 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हम मान के चलेंगे 12 मार्क्स तक का इसका वेटेज हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहली बात, डिसऑर्डर्स, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, डिसऑर्डर्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई है वो इम्पोर्टेंट है, और आपका जो टाइप्स ऑफ, मतलब बेसिकली आपको पूरा एनसीईआरटी करना ही है, लेकिन ये पार्ट्स कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आपका ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड दैट वन ऑफ देम इज द कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ द मसल, जो आपको पार्ट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपको कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मतलब बेसिकली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या है और ये कैसे काम करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा कंसेप्चुअल है। बाकी सारी चीजें तो याद करने वाली हो जाएगी, बट ये थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, तो वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो 2 वर्ड का है ये, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। द चैप्टर नेम इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, इधर पर जो है पिछला जो था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम तक हो गया, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर जो है हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब जो है ना, लोकोमोशन की बात आ गई, हमने बात कर लिया अबाउट अवर ब्लड, हमारा सर्कुलेशन, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमने उसके बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे अबाउट लोकोमोशन। अब हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कैसे होती है, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन आवर बॉडी। अलग अलग मूवमेंट्स देखे जाते हैं, नॉट जस्ट लोकोमोशन, मूवमेंट्स भी देखे जाते हैं। और आज जो है हम ये भी देखेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्विकली, डायरेक्टली। अब लोकोमोशन जो है हम क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में हम देखते हैं 100 सॉर्ट्स ऑफ मोशन, ठीक है, मूवमेंट्स हम देखते हैं और लोकोमोशन हम करते हैं। लोकोमोशन क्या है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना इज लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना इज लोकोमोशन। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग आवर प्लेसेस, वी आर चेंजिंग आवर प्लेसेस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है ना, उसको आप लोकोमोशन से कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर लोकोमोशन के अंदर क्या आ जाएगा, जो हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। कोई फिश है तो फिश क्या करेगी, स्विम करके क्या करेगी, लोकोमोशन करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होगी। अगर कोई बर्ड है तो बर्ड फ्लाई करेगी, तो फ्लाइंग एक टाइप का लोकोमोशन हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम मंकीज की बात करें तो वो क्लाइंब करते हैं, तो क्लाइंबिंग ये भी एक टाइप का लोकोमोशन हो गया, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लोकोमोशन। अब मूवमेंट्स की अगर बात करें तो मूवमेंट्स मतलब कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्शन, कोई भी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट को हम मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट को मूवमेंट कहते हैं। कितना इजी बना दिया मैंने, देखो बेटा। मूवमेंट क्या है, आपका आईज ब्लिंक करना भी मूवमेंट है, आपके लिप्स मूव हो रहे हैं बात करते टाइम, दैट इज ऑल्सो मूवमेंट। जो आप बोलस, जो आप फूड बोलस, ठीक है, इंगल्फ कर रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो, वो भी एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है। इसके अलावा मैं आपको मूवमेंट के एग्जांपल्स बताऊं, कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्शन, जैसे कि आपका जो ओवम रिलीज होता है इन गर्ल्स, ठीक है, ओव्यूलेशन हो रहा है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है। जो पैसेज ऑफ यूरिन हो रहा है, जो पैसेज ऑफ स्पर्म हो रहा है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है। फिर और कौन से मूवमेंट देखे जाते हैं, तो जैसे आपका फूड जो है इंटेस्टाइन में मूव कर रहा होता है, इंटेस्टाइनल पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। तो वो कोई लोकोमोशन है क्या? नहीं। लोकोमोशन कौन करता है? एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है, लेकिन मूवमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बताया आपको एनसीईआरटी में कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की गई है। अब ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसको देखते हैं। हमारा जो सेल होता है इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, लेकिन अगर हम बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म ही होता है, नथिंग एल्स। लेकिन अगर हम अमीबा, ये अगर हम ठीक है ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है। स्ट्रीम मूवमेंट होता है, मतलब स्ट्रीमिंग होती है
स्ट्रीमिंग मतलब कोई भी फ्लूइड वाला जो कंटेंट है, इसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो ये फ्लूइड कंटेंट कौन सा है? ऑफ कोर्स सेल का है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में फ्लूइड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो उसका जो मूवमेंट हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, सपोज करते हैं दिस इज अमीबा, ठीक है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट हुआ, ठीक है, इस तरीके का कुछ जो है साइटोप्लाज्म हो गया। अगर इस तरीके का साइटोप्लाज्म हुआ है मतलब पूरा सेल का शेप बदल गया है, तो ये जो अमीबा होता है ये मूवमेंट कैसे करता है या फिर लोकोमोशन कैसे करता है? अमीबा जो है, अमीबा का मूवमेंट प्लस लोकोमोशन दोनों ही किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? लोकोमोशन दोनों ही डिपेंडेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म जैसा शेप लेता है उस हिसाब से उसका फूड भी इनगल्फ हो रहा है वो, ठीक है, जो भी उसका फूड सोर्स है वहां से फूड भी गेन करता है और दूसरा वो लोकोमोशन भी करता है, मतलब दूसरी जगह पर पहुंचता भी है। क्लियर है यहाँ तक के? तो अमीबा जो है उसका लोकोमोशन कैसे हो रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट से हो रहा है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट क्या है? हमारा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट। मैंने बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो आप कि कैसे होगा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिस भी शेप में जाएगा, क्योंकि वो खुद कैसा है, स्लाइमी या फिर वी कैन से लिक्विड, ठीक है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो वो जैसा शेप हो जाएगा वैसे ही अमीबा का शेप हो जाएगा और इस वजह से वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। मूवमेंट बाय सीलिया देखा जाता है, फ्लैजेला देखा जाता है, टेंटिकल्स देखा जाता है। ये सब किस में मिलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सीलिया। सीलिया का जो मूवमेंट है ये मिलता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम क्या करता है? पैरामीशियम हमने देखा था, ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन, और इनके पास में क्या होता है, यहाँ से एक गलेट होता है, एक गलेट होता है, मतलब कि उसको हम क्या कहते हैं? साइटोफेरिंग्स कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड है? साइटोफेरिंग्स। ये क्या काम करता है? फूड इनगल्फ का काम करता है। ये क्या करता है? फूड अंदर लेकर जाता है। जो पैरामीशियम होता है, जो पैरामीशियम होते हैं ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? हमें फूड, ये वाटर सोर्सेज में मिलते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर मिलते हैं। ये जो बाहर मैंने बनाया है ऑल दीज आर सीलिया, इसके पास में एन नंबर ऑफ बहुत सारे सीलियाज होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? तो इनके अंदर मिलता है सीलिया जो कि दो काम करते हैं। एक तो हो जाता है इनका मूवमेंट करने का, मतलब लोकोमोशन करने का काम कर रहे होते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं? फूड इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको बोला है जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट स्ट्रक्चर्स। जिससे आप मूवमेंट कर रहे हो कोई भी तरीके का, उससे डिफरेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होंगे जरूरी नहीं है। जैसे कि फूड आप इनगल्फ, ठीक है, जो हमारा पैरामीशियम का हमने एग्जाम्पल देखा था, वहां पर फूड इनगल्फ करने का काम जो था वो कौन कर रहा था? दैट वॉज डन बाय सीलिया। तो अगर सीलिया एक काम कर रहा है फूड इनगल्फ करने का, मतलब जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा जरूरी नहीं है। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो सकता है एज द स्ट्रक्चर ऑफ अदर सोर्सेज, ठीक है, फॉर अदर वर्क्स। जो हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वही लोकोमोशन के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मेन एग्जांपल सीलिया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमने टेंटिकल्स की बात कर ली, ठीक है, दूसरी बात आ जाती है किसकी? टेंटिकल्स की। ये टेंटिकल्स किसके अंदर मिलते हैं? नाइडेरियंस में मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? सीलेंट्राटा, सीलेंट्राटा के अंदर मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिया है हाइड्रा। हाइड्रा के पास में क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। दे हैव व्हाट? टेंटिकल्स। अब ये क्या काम करते हैं? ये दो काम करते हैं बेटा, दो काम करते हैं ये। एक तो, ठीक है, कोई भी प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं, कैप्चर्स प्रे। दूसरा क्या काम करेंगे? ये जो टेंटिकल्स होंगे ये लोकोमोशन का भी काम करते हैं। तो जो हाइड्रा होते हैं वैसे तो वो सिसाइल होते हैं, लेकिन अगर आप जेलीफिश देखो उनके जो टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं, डिफेंस का भी काम करते हैं, और दूसरा कि वो क्या करते हैं? दे ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी टेंटिकल्स का यूज कर रहे होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। लोकोमोशन इज मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, ये जो दो वर्ड मैंने यहाँ पे बनाए हैं इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है, याद रखनी है ये चीज, ठीक है। और वो डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से हटने के लिए जब हम कहीं मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। दूसरी जगह पहुंचने के लिए हम जो ठीक है मूवमेंट कर रहे होते हैं दैट इज लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पर कोई भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो, नॉट नेसेसरीली डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट होना वहां पर जरूरी नहीं है, बस खाली क्या हो रहा है, जस्ट एनी एक्शन, कोई भी तरीके का एक्शन, कोई भी वर्ब हो रहा है, जस्ट एनी एक्शन इज कॉल्ड एज मूवमेंट। मतलब इससे ये निकल कर आता है बेटा कि आपके जो लोकोमोशंस है, ठीक है, ऑल लोकोमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट ओनली। मतलब बिना किसी मूवमेंट के आप लोकोमोशन कर ही नहीं सकते हो। जब भी आप कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब एक टाइप का आप मूवमेंट कर रहे हो, बट all movements are not necessarily locomotion। तो सारे जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन हो जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका आइज ब्लिंक करना, आइज ब्लिंक कर रहे हो, वहां पर आपका कोई भी लोकोमोशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फूड बोलस मूव हो रहा है आपके इसोफेजिया में या फिर जीआई ट्रैक्ट के अंदर, वो कोई लोकोमोशन नहीं है, वो बट मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ लोकोमोशन, बट वो खाली क्या है, मूवमेंट है। लेकिन अगर आप बात करो फ्रॉम रनिंग, फ्रॉम क्लाइंबिंग, ठीक है, अगर ये सारे एग्जाम्पल्स रखो तो वहां पर लोकोमोशन हो रहा है विच इज इंक्लूडेड अंडर मूवमेंट्स। तो आइज ब्लिंक करना, या फिर दूसरा अगर ठीक है, अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के अंदर रनिंग आ जाएगा, क्लाइंबिंग आ जाएगा, ठीक है, स्विमिंग आ जाएगा। ये सब जगह पर क्या कर रहे हैं, फ्लाई, ऑल दीज, ठीक है, जो मूवमेंट देखे जा रहे हैं, ऑल दीज आर लोकोमोशन। अब जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, इनके पास में क्या मिलता है, फ्लैजेला मिलता है। इनके पास में फ्लैजेला होता है जो कि लोकोमोशन के लिए काम करता है। तो हमारे पास में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कितने वेराइटी में देखे जाते हैं। एक हमने टेंटिकल्स देख लिए, और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास में क्या है, लिम्स है। हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं, ये जो लोअर लिम्स होते हैं ये काम करते हैं किसका, लोकोमोशन का, ठीक है। नाइडेरियंस जो थे इनके अंदर टेंटिकल्स काम कर रहे थे। टेंटिकल्स किसके अंदर काम करते हैं, नाइडेरियंस के अंदर काम करते हैं फॉर देयर लोकोमोशन। फिर यूग्लिनॉइड्स के अंदर फ्लैजेला होता है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है अलग अलग हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। क्या कितने टाइप्स के मूवमेंट देखे जाते हैं और वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो मूवमेंट का टाइप देखा जाता है दैट इज योर अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। दूसरा जो टाइप है दैट इज सीलियरी मूवमेंट, ठीक है, सीलियरी मूवमेंट। और एक थर्ड टाइप देखा जाता है कॉल्ड एज मस्क्यूलर मूवमेंट। यहां तक क्लियर है सबको। अब सबसे पहला जो टाइप है दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। अब यहाँ पर जो हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं इन अवर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये सारे मूवमेंट्स देखे जाते हैं, इसीलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है अमीबॉइड मूवमेंट। अब ये जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है ये क्या होता है, इसके अंदर जो है ना हम देखते हैं किसके अंदर मिलता है, ये मैक्रोफेजेस में मिलता है। हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो WBCs होते हैं, मतलब जो ल्यूकोसाइट्स है बेसिकली, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स है, उनके अंदर ये देखा जाता है। ये क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है, बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से ही होता है। जैसे कौन कर रहा था, ये अमीबा करता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वैसे ही जो है ये हमारे बॉडी के अंदर के जो प्रोटोप्लाज्मा का जो स्ट्रीमिंग हो रहा है उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर के जो मैक्रोफेजेस और जो ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs होते हैं, इनका मूवमेंट भी वैसा ही देखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक के। तो हमारे पास में जो लिम्फोसाइट्स है, जो मैक्रोफेजेस है, ये सारे मूवमेंट जो करते हैं, ये कैसे करते हैं, उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसका जब भी मूवमेंट होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा। इस तरीके से जो है इसका मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से इसका स्ट्रक्चर बदल गया, और इसी को चीज को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज डाइपेडेसिस। इट इज कॉल्ड एज डाइपेडेसिस इन केस ऑफ WBCs, मतलब जो हमारे मैक्रोफेजेस और WBCs मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डाइपेडेसिस कहते हैं फॉर दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। WBC के लिए फॉर अमीबॉइड मूवमेंट इन WBCs इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइपेडेसिस। लेकिन डाइपेडेसिस अमीबा करता है क्या, नहीं। अमीबा क्या करता है, दैट क्लियरली शोज व्हाट, योर अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर है। तो ये जो है ऑल्सो सीन इन
अमीबा, इसीलिए हम कहते हैं इसको अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर है? अब सीलियरी, अब ये देखो मूवमेंट कहाँ से कहाँ करते हैं। ये जो मूवमेंट है ये लोग करते हैं टू पास फ्रॉम वेसल्स, टू पास थ्रू वेसल्स। तो जो वेसल्स हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसके पास, इसके जो वॉल्स है ब्लड वेसल्स की वॉल से मूव करने के लिए हमारे जो WBCs होते हैं इस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं। अब सीलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो एक तो हमने देख लिया अमीबॉइड मूवमेंट, WBC ये और ये शो करते हैं। ओवम, और ये ओवम जो है बेसिकली, ठीक है, ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये हमारा सीलियरी मूवमेंट शो करता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो हमारे ओवम्स होते हैं, जो ठीक है कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ओवरी से निकलते हुए आ रहे हैं, तो फैलोपियन ट्यूब से मूव करके जब उन्हें यूट्रस की तरफ आना होता है तो फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे, दीज आर द, ये ओवरी है एक साइड का, ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर से दूसरा जो है वो प्रेजेंट होगा। और दिस इज व्हाट, दिस इज द यूटेरस। बहुत ऐसा रफ में मैंने बनाया है, ये यूटेरस है, दिस इज यूटेरस, ठीक है, ये जो है यूट्रस है। और यहाँ से जब एग आता है तो यहाँ पे बहुत सारे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो इसका मूवमेंट प्रॉपरली करवा देते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर सीलिया जो होते हैं ये मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज सीलियरी मूवमेंट। किसका हो रहा है सीलियरी मूवमेंट? ओवम का हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया इन द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? अब ये ओवम इन फैलोपियन ट्यूब ये एक करते हैं। दूसरा जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हमारी नोज से एंटर करते हैं, वो हमारे ट्रेकिया में ऊपर की तरफ ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो ट्रेकिया होती है इनके पास में क्या होते हैं, ट्रेकिया हैज सीलिया, बहुत सारे सीलिया होते हैं डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करने के लिए, फॉर ट्रैपिंग, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैपिंग हो रही है इन अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ताकि वो बाहर वापस से फेंका जा सके, तो वो डस्ट पार्टिकल्स वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, म्यूकस के साथ में ट्रैप होकर फिर वो म्यूकस के साथ निकलते हैं। क्लियर है? तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द सीलियरी मूवमेंट इन द ट्रैकिया विच इज सीन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर है? यहाँ तक तो सीलियरी मूवमेंट हमारी बॉडी में ये सब जगह पर मिलते हैं। और एक क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस मूवमेंट, ठीक है, इनका जो लाइनिंग होता है वो सीलिएटेड होता है, इसीलिए होता है। मस्कुलर मूवमेंट जैसे कि ईटिंग है, ठीक है, फिर मस्कुलर मूवमेंट्स और क्या, पिक कर रहे हैं हम कोई चीज, व्हेन वी आर राइटिंग, व्हेन, ठीक है, हम जब लिख रहे हैं, जब हम कोई चीज होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसी सब चीजों के टाइम, वर्कआउट करते हैं जब भी हम, तो इन सब चीजों के टाइम हम जो टाइप का मूवमेंट शो कर रहे हैं दैट इज मस्क्यूलर मूवमेंट। जैसे मैंने पेन होल्ड किया, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मसल्स। अगर हमारी बॉडी की मसल सही से काम नहीं करेगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। मसल्स क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मसल इन डिटेल पढ़ने वाले। दिस चैप्टर इज मोर अबाउट मसल्स। और यहाँ से जॉइंट्स और आपका जो बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये सब हमें पढ़ना ही है। मस्कुलर मूवमेंट के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन न्यूरल सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरल एंड मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम जो है, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, व्हाट इज दिस, तो आपको समझ में आओ कि कोऑर्डिनेशन, हम कोऑर्डिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं बिटवीन द न्यूरल सिस्टम। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, मतलब क्या निकल के आता है कि हमारे पास में ना नर्व्स होती है, इस तरीके से क्या होती है, नर्व्स होती है। इसका यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पर से जो है डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके के, और ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द डेंड्राइट्स, ये उसका लॉन्ग, ठीक है, एक्सॉन और टर्मिनल वाला पार्ट आ जाता है। अब यहाँ से जुड़े होते हैं मसल्स, तो यहाँ से जो मसल्स जुड़े हुए हैं बेसिकली, यहाँ पर साइनैप्स हो रहा है विद द मसल, और यहाँ पर जो है एक स्टिमुलस जाता है कि अभी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर मसल से वर्क करवाना है, और तब जाके हमारे मसल्स वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में कोई बॉल आ रहा है और आपको रुकाना है उस बॉल को, या फिर आपको बॉल को किक करना है, तो आपके मसल्स वो टाइम पर रेडी होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्टिंग, वो टाइम पर रिफ्लेक्स शो करने के लिए या फिर वो टाइम पर एक्ट करने के लिए वो मसल्स रेडी होने चाहिए। जैसे स्टिमुलस आया, आपके जो मसल्स है वो काम करने चाहिए। अगर ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपको बॉल लग जाएगी, या फिर आप वहां पर खड़े ही रह जाओगे, किक नहीं कर पाओगे बॉल को, तो आपकी मसल्स वहां पर सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, या तो फिर आपका न्यूरल सिस्टम सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो भी फंक्शन या फिर जो भी एक्शन रहेगा वो सही से नहीं हो पाएगा। ये 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, फटाफट से हम पहले ये पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स बताया है, ठीक है, एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स,
वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देखे जाते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो आपका सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट अमीबा का बताया। मूवमेंट इन शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स, लिम्स, आई, जॉ, सम ऑफ दीज रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस। सच वॉलंटरी मूवमेंट जो होते हैं उनको हम लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और सम सॉर्ट ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे ये दे नॉट नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। मतलब अदर टाइप ऑफ मूवमेंट जो भी हो रहे हैं उससे हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिया है। सीलिया जो है वो साइटोफेरिक्स के थ्रू फूड भी इनगल्फ करता है और लोकोमोशन का भी काम करता है। हाइड्रा जो है अपने कैप्चर, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स, हमारे जो लिम्स है, हमारे बॉडी पोस्चर्स चेंज करने के लिए, कोई भी चीज होल्ड करने के लिए भी काम करते हैं और हमारा जो लिम्स है वही हमारे लोकोमोशन के लिए भी काम करते हैं। सो अबाउट सजेस्ट दैट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, दे आर लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल लोकोमोशंस आर बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ से यही आती है कि आप इसको नोट डाउन कर लो। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली लोकोमोशन। क्लियर है। फिर मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेराई। ये जो मेथड है ये अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में है उनका टाइप ऑफ मूवमेंट अलग हो सकता है, लोकोमोशन अलग हो सकता है। हम लोकोमोशन क्यों करते हैं? फूड, शेल्टर और मेट और ये सारी पर्पस के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो टर्टल्स होते हैं, ठीक है, ये यूजुअली जो होते हैं, जो टर्टल्स होते हैं ये यूजुअली वाटर के अंदर रहते हैं, बट फॉर लेइंग देयर एग्स वो आते हैं सी शोर पर, वो आते हैं टेरेस्ट्रियल लैंड्स पर। क्यों आते हैं? एग ले करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो फॉर सुटेबल ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर्स। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रॉम रनिंग फ्रॉम द प्रेडेटर्स वो अपना जो हैबिटाट है वो चेंज करके दूसरी जगह जाते हैं और उनका वहां पर मोड ऑफ लोकोमोशन भी अलग हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ मसल। अब मसल में आपको क्या देखना है? आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले हम मसल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, मसल के टाइप्स देखेंगे और फिर हम जो है एग्जैक्ट जो मसल का फंक्शनल यूनिट है दैट इज सार्कोमियर, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे इन डिटेल और उसके बाद में हम मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी पर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ द वेरी बेसिक के मसल जो है आखिर क्या है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक प्रॉपर वर्ड के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट किया गया है विथ फ्लैजेलर मूवमेंट। ये कौन से मूवमेंट है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया फ्लैजेलर मूवमेंट्स के बारे में, जहां पर लिखा है कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स देखे जाते हैं। एज वी सॉ हियर कि अमीबॉइड मूवमेंट है, सीलियरी मूवमेंट है और मस्कुलर मूवमेंट है, वैसे ही फ्लैजेलर मूवमेंट के बारे में बात की गई है। फ्लैजेलास के थ्रू जो मूवमेंट होता है, फ्लैजेलास यहाँ पर वर्क करते हैं और इनके थ्रू जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजेलर मूवमेंट कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है वो है स्पर्म। स्पर्म के पास में क्या होते हैं? फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजेला की मदद से इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ यू रिमेम्बर, जो आपके स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस से जब वो फाइनल अपने प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक के आते हैं, इन दैट केस वहां पर हम क्या देखते हैं कि उनका जो है मैच्योरेशन होता है। ठीक है, मैच्योरेशन होता है और वो स्पर्मेटोजोआ जो कि बहुत बेबी स्पर्म जिनको हम कह सकते हैं, वो आगे जाके प्रॉपर एक मैच्योर स्पर्म के शेप में कन्वर्ट होते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ से जब उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला होता है। ठीक है, तो दिस इज द आउटर कवरिंग एक्चुअली, और यहाँ पर जो है इसका जो है टेल है और इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक्रोसोम है और इसके ये जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज द टेल, और इसके अंदर बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये जो पोर्शन है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। इसको हम टेल कह रहे हैं बट दिस इज एक्चुअली फ्लैजेला, जिसकी मदद से वो जो है मूव करता हुआ स्विम कर सकता है। तो स्पर्म के पास में क्या होते हैं? फ्लैजेलास होते हैं। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। क्लियर है यहाँ तक के? तो फ्लैजेला की मदद से। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल होता है। प्रोटोजोन्स के अंदर कौन आ जाते हैं? प्रोटोजोन्स के अंदर हमारे जो यूग्लिनॉइड्स दिए हैं, यूग्लिनॉइड्स जो है वो आ जाते हैं और यूग्लिनॉइड्स के पास में होते हैं फ्लैजेला, जिसकी मदद से वो दो काम कर पाते हैं, हमने ऊपर देख लिया था। फिर थर्ड एग्जाम्पल आ जाता है वी हैव प्रोटिस्ट नहीं, हम बात करते हैं अबाउट पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, पॉरीफेरेंस के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटोजोन्स नहीं होंगे, यहाँ पर प्रोटिस्ट होंगे, प्रोटिस्टा के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोटिस्टा में जो है
यूग्लिनॉइड्स आ जाते हैं। पॉरीफेरेंस के अंदर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है स्पंजेस का। जो स्पंजेस होते हैं इनका आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऊपर से इस तरीके से इनके पास में क्या होता है, ऊपर ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है और यहाँ पर बहुत सारे ऑस्टियाज होते हैं और ऑस्टिया की मदद से जो है वाटर का पूरा इनटेक करते हैं। वाटर के अंदर से जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल उनको मिल सकता है वो लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑस्क्यूलम से, ये इनका जो ऑस्क्यूलम है यहाँ से इसका क्या होता है, एग्जिट होता है, मतलब इसको यहाँ से थ्रो कर देते हैं, वाटर को थ्रो कर देते हैं सारे ऑस्टिया से। पोर्स, ऑस्टियाज आर नथिंग बट पोर्स, तो वो पोर्स से वो इनटेक करते हैं। ये हमने एनिमल किंगडम में भी देख लिया है, बहुत बार इसका एग्जाम्पल दिया है, जगह जगह पर दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जब वो अंदर जाते हैं ना, ये जो पोर्स है इससे जब वो अंदर जाते हैं ना, तो अंदर वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो है अंदर का पोर्शन मैं बना रही हूँ एक जगह पर। ठीक है, ये बाहर का पोर्शन है। अब हम अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास में क्या होता है, टेल होती है। इस तरीके से उनके पास में फ्लैजुला होता है। ये सेल्स को हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। ठीक है, ये जो क्वानोसाइट्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, तो इनके पास में एक टेल फ्लैजुला होता है, जिन फ्लैजुला से वो फ्लैजुलर मूवमेंट शो करते हैं और वाटर का मूवमेंट करवा पाते हैं। तो ये फ्लैजुला क्या काम करता है, ऑल दीज फ्लैजुलास कैन वर्क इन ऑर्डर टू वर्क फॉर व्हाट, वर्क फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का मूवमेंट कराने के लिए ये स्पंजेस के अंदर क्वानोसाइट्स होते हैं जिनके पास में फ्लैजुला होता है। तो 3 जगह हमने फ्लैजुला का देख लिया। अब बात करते हैं अबाउट मसल। तो एक्चुअल जो मसल होती है वो क्या है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था इन योर एनसीईआरटी, ऊपर का पार्ट, इन अंडर मसल वाला पार्ट दिया था, तो यहाँ पर मैंने समझा दिया। मसल जो है एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है, इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ये कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन मतलब क्या होता है, देखो आपके जो एम्ब्रियोलॉजी है, मतलब जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम देखते हैं वहां पर हमने देखा है कि जो है 3 लेयर्स में जो है एम्ब्रियो का जर्म लेयर्स जिनको हम कहते हैं, तो ये जर्म लेयर्स है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों जर्म लेयर्स है, ऑल दीज आर जर्म लेयर्स। और इनके अंदर से जो सबसे अंदर वाली है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, सबसे बीच वाली को हम कहते हैं मीजोडर्म और सबसे बाहर वाली को भी कॉल इट एज एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स ये सब बनाती है। मीजोडर्मल ओरिजिन हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर आपके जो है बोन्स आ जाते हैं, कार्टिलेजेस आ जाते हैं, मसल्स आ जाती है और फिर जो है ब्लड आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लड बन रहा है वो भी क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स भी आ जाती है। तो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मीजोडर्म। एंडोडर्म जो होता है ये हमारी वेसल्स का जो है लेयर बनाता है, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज के लेयर बनाता है और उनके वॉल्स बनाता है। तो मीजोडर्मल ओरिजिन का बोला है इस मसल को, बराबर है। अब इसका जो बोला है 40 to 50%, ठीक है, 40 to 50% ऑफ आवर वेट या फिर ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है, इट इज कंट्रीब्यूटेड, जो वेट है कोई भी इंसान का उसके अंदर का 40 to 50% जो है वेट उसकी मसल्स का होता है। क्लियर है, तो इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो मसल्स जो होती है, अगर कोई 100 किलो का आदमी होगा तो उसके अंदर से 40%, 45% या 50% तक के उसका जो वेट है, मतलब 40-50 केजी उसके अंदर क्या होगा प्रेजेंट, मसल्स प्रेजेंट होगी। तो इतना जो है वो अपना वेट हमारे बॉडी का बनाता है। तो दीज आर योर मसल्स। क्लियर है। और क्या बताया है मसल के बारे में कि जो मसल होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन चालू हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन का जो है क्राइटेरिया क्या क्या देखा गया है, क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज हम देखते हैं। तो क्राइटेरियाज मतलब बेसिस, हम बेसिस देख रहे हैं कि कौन से बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, हम क्या देख रहे हैं, बेसिस देख रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिस आ जाता है कि वो जो है उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, उस बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हम क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पर करते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। थर्ड है नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं, इनका जो भी फंक्शन है या फिर जो भी एक्टिविटी है, ये जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसका नेचर कैसा है, इनका जो काम हो रहा है उसका नेचर कैसा है, उस बेसिस पे हम थर्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जब हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज, इसके बेसिस पर देखेंगे। तो लोकेशन के बेसिस पर पहला आ जाता है जो आपको मिलते हैं इन योर स्केलेटल से रिलेटेड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, जो स्केलेटन से रिलेटेड होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दूसरे आ जाते हैं विसरल मसल्स
विसरल मसल्स जो हमारे विसरा में मिलते हैं, ये क्या कहाँ पर मिलते हैं? विसरा में मिलते हैं। विसरा क्या होता है? विसरा क्या होता है? विसरा मतलब कि इंटरनल ऑर्गन्स के पास में मिलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम विसरा कहते हैं। वहां से जो रिलेटेड मसल होते हैं, वहां पर जो प्रेजेंट मसल होते हैं उनको हम विसरल मसल्स कहेंगे। थर्ड आ जाता है कार्डियक मसल्स। तो ये जो नाम कह रहा है वही इसका लोकेशन है। ये जो मसल्स होंगे ये कहाँ पर सिचुएटेड होंगे? हार्ट में सिचुएटेड होंगे। इनफैक्ट जो हार्ट होता है ये पूरा मस्कुलर होता है और ये कौन सी मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। ये तीनों के अंदर हम देखेंगे बेसिस ऑफ अपीयरेंस पर हम देखते हैं। एक आ जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है, स्ट्राइएटेड, और दूसरी होती है नॉन स्ट्राइएटेड। पहले आप इसको नोट करते जाओ, एक एक मसल, एक एक टाइप को हम अच्छे से देखेंगे। स्ट्राइएटेड मतलब जिसके ऊपर स्ट्रिप्ड वाला अपीयरेंस होता है। ये मसल है एक, इसके ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स बने होंगे, स्ट्रिप वाला अपीयरेंस होगा, स्ट्राइप्ड होगी वो, उन्हें हम स्ट्राइएटेड कहेंगे। जहां पर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होंगे, स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होगी, वैसी मसल्स को हम नॉन स्ट्राइएटेड कहेंगे। नेचर ऑफ रेगुलेशन इनका कैसा है, तो इनका काम करने का तरीका कैसा है वो बोला है। तो एक हो जाता है वॉलंटरी मसल और दूसरी हो जाती है इनवॉलंटरी मसल। मतलब कि इनका जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये, इसका नेचर कैसा है, ये वॉलंटरीली कर पा रहे हैं या इनवॉलंटरी कर पा रहे हैं। वॉलंटरी का मतलब है कि वी कैन कंट्रोल इट, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी मसल कब काम करनी चाहिए। और जो मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वो टाइप की जो मसल्स होती है बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज इनवॉलंटरी मसल्स। क्लियर है? अब हम इन डिटेल देखेंगे एक एक मसल के बारे में। सबसे पहले आ जाती है स्केलेटल मसल, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है कौन सी मसल? स्केलेटल मसल। दूसरी आ जाती है विसरल मसल्स और थर्ड आ जाती है कार्डियक मसल्स। Firstly, we have skeletal muscle. Then we have visceral muscles. और थर्ड टाइप जो है वो है कार्डियक मसल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर हमें क्या देखना है? तो स्केलेटल मसल्स जो होती है इनका लोकेशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इनका लोकेशन क्या है, इनका अपीयरेंस कहाँ है, ठीक है, और अपीयरेंस कैसा है, और हम क्या देखेंगे इनका कंट्रोल कैसा होता है। कंट्रोल हम देखेंगे वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, वो सब देखेंगे। तो लोकेशन ये कहाँ पर होती है? दे आर अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, दे आर अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, कहां पर जुड़ी होती है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? बेसिकली जो हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन किससे बना है? बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ है। हमारा स्केलेटन किससे बना है? बोन्स और कार्टिलेजेस। अब इन बोन्स से जो जुड़ी हुई मसल्स होती है, बोन्स के ऊपर जिनका अटैचमेंट होता है, कोई भी मसल का अटैचमेंट जाकर वहां पर जाकर वो जुड़ जाती है, बोन से जाकर जुड़ जाती है, उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने जो है मटन जो पीस देखा होगा, ठीक है, जो मटन हम खाते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो पूरा फ्लैश होता है, यहाँ का जितना भी मसल वाला पार्ट होता है, मस्क्यूलर पार्ट होता है, ये कुछ जो है इस तरीके से बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ से सब जगह से जो मसल्स है ये जुड़ी होती है। मतलब ये जो मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये कौन सी मसल होती है? स्केलेटल मसल्स कहलाती है। अगर विसरल मसल्स की बात करें तो यहाँ पर इनका लोकेशन क्या है? देखो एक एक को पूरा समझ लेते हैं। लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे स्केलेटल मसल हो जाता है। इसका अपीयरेंस जो होता है ये स्ट्राइप्ड अपीयरेंस की होती है। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइप्ड होती है मतलब स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगे। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, ये क्या बताता है? एक्चुअली स्ट्राइएशंस कब प्रेजेंट होते हैं? जब वहां पर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मसल के अंदर जब बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हम देखेंगे डार्क और लाइट बैंड्स, आगे हम पढ़ेंगे उसे भी। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं जितना समझा रही हूँ उतना सुनते जाओ, नोट करते जाओ। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है मतलब स्ट्राइप अपीयरेंस है। तो ये कोई मसल अगर यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसके क्या होंगे? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगे। इस वजह से हम इसे स्ट्राइप्ड या फिर स्ट्राइटेड मसल भी कहेंगे। तो इसका अपीयरेंस कैसा है? ये स्ट्राइप्ड होती है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होता है। कंट्रोल इसका कैसा होता है? ये हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी
वॉलंटरी मसल है ये, वॉलंटरी है मतलब अंडर आवर कंट्रोल, वॉलंटरी मसल होती है ये। तो अंडर आवर कंट्रोल हम अपने हिसाब से इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, मसल्स को हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। विसरल मसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल में आपके कौन से मसल्स आ जाएंगे, जो आपके बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, ये सारे कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं ये जो मसल्स होते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स या फिर जो हम कहते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हम क्या काम करते हैं, जब भी हम कोई सामान उठाते हैं या फिर हाथ में फ्लेक्शन हम जब भी करते हैं, दैट इज बेसिकली फ्लेक्शन हम जब करते हैं तब बाइसेप्स काम करते हैं, ठीक है। और जब भी हमें एक्सटेंशन करना होता है, कोई चीज हम जो है एक्सटेंड करते हुए हम बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, ये क्या है, ये फ्लेक्शन है। ये हाथ ऐसा है, इसको मैंने बंद किया, दिस इज फ्लेक्शन, इसको ओपन किया, दिस इज एक्सटेंशन। तो ये दोनों ही काम में जो मसल्स काम आती है वो ये सारी मसल्स होती है। इसको हमने ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स की तरह देख लिया। विसरल मसल जो है वो हो जाता है, इसका लोकेशन अभी देखेंगे, विसरा में प्रेजेंट होती है। तो इनसाइड अवर बॉडी, इनसाइड इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, ठीक है, लाइन्स द हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन्स, हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन्स, जितने भी हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा आ जाता है हमारा जीआई ट्रैक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल मतलब क्या हो गया, इंटेस्टाइन्स। तो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन और ये पूरा जो ट्रैक्ट होता है, जो ईसोफेगस और माउथ से पूरा स्टार्ट होते हुए एनल रीजन से एग्जिट करता है या फिर एंड होता है, उसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जाते हैं। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल तक के जो है यहाँ पर क्या होता है, पूरी मसल की लाइनिंग होती है। और ये मसल्स जो होते हैं, कौन से मसल होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं, क्लियर है। दूसरा आ जाता है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब हमारे जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में लिख रही हूँ यहाँ पर। फैलोपियन ट्यूब्स, जो यूट्रस होता है ये भी मसल से बना हुआ होता है, मायोमेट्रियम जो लेयर है। फिर जो है टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के अलावा पेनिस जो होता है, ऑल दीज आर, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनके पास में मसल्स होते हैं। वो कौन से मसल्स होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं। अगर हम इनके अपीयरेंस की बात करें तो ये स्मूथ दिखाई देते हैं, स्मूथ दिखाई देते हैं मतलब कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है। मतलब कि ये जो मसल्स होते हैं इनका जो शेप होता है, ये फ्यूजीफॉर्म शेप इसको हम कहते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप के होते हैं। कैसे होते हैं वो, इनको हम स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं। कौन सा शेप कह सकते हैं, स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं, क्लियर है। इनका जो शेप होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो मसल है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, स्पिंडल शेप इसको हम कहते हैं। बीच में इसके क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कोई भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो मसल्स होती है इनको हम स्मूथ मसल कहते हैं। ये कैसे होती है, ये नॉन वॉलेंट्री होती है या फिर इसको हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसके पास में स्ट्राइएशंस नहीं है, मतलब ये कैसी मसल है, हमारे ये कैसी मसल है, इसके पास में जो है स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये स्मूथ अपीयरेंस शो करेगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्मूथ मसल भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज स्मूथ मसल। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक मसल्स जो होती है, ठीक है, स्मूथ मसल कह रहे हैं हम उसको, या फिर जो है हम क्या कहते हैं, विसरल मसल्स कहते हैं, या फिर नॉन स्ट्राइडेड मसल भी इसको हम कह सकते हैं। कार्डियक मसल जो होती है इट शोज ब्रांचिंग, ठीक है। ये कैसा होता है, ये अनब्रांच्ड होता है। ये वाला जो मसल है ये अनब्रांच्ड होता है, ये भी अनब्रांच्ड होता है, लेकिन ठीक है अनब्रांच्ड होता है। ब्रांचिंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है क्या, तो ये भी अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो यहाँ के जो कार्डियक मसल्स होती है ये ब्रांचिंग शो कर पाती है, मतलब एक मसल से दूसरी मसल जुड़ी, दूसरी से तीसरी मसल जुड़ी, इस तरीके से जो है कार्डियक मसल देखी जाती है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो मैं बना के बता रही हूँ, दिस इज योर, ठीक है, विच काइंड ऑफ मसल, दिस इज योर ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपकी कार्डियक मसल है कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क एक्चुअल में होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको हमने क्या कहते हैं, ये जो मैंने लाइंस बनाई है इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इस तरीके का कुछ इसका अपीयरेंस होता है, बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। ये एक मसल फाइबर था, ये दूसरा मसल फाइबर था, ये दोनों ही मसल फाइबर जुड़े इसीलिए है क्योंकि इनके बीच में डिस्क प्रेजेंट है, और इस वजह से ये कैसा अपीयरेंस शो करती है, ब्रांचिंग अपीयरेंस शो करती है। बहुत सारी जो मसल्स है एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। ये जुड़ने का जो रीजन है ये क्या है, ये जॉइंट क्यों है मसल, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्पीडी
स्पीडी कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, स्पीड इनका बहुत फास्ट होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ के मसल्स ज्वाइंट होने एक्सपेक्टेड करते हैं। एक्सपेक्ट क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टिमुलस होगा या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत ही फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होना चाहिए? ताकि हार्ट प्रॉपरली बिना रुके, बिना किसी लेटेंसी के, बिना किसी स्लोनेस के जो मसल्स है वो सारे एक साथ एक ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इसीलिए ये मसल्स जुड़ी हुई होनी जरूरी है, ताकि एक जगह अगर ठीक है कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस आया तो पूरी जगह फटाफट से एक ही सेकंड, 1 मिली सेकंड के अंदर सब जगह फैल जाना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस। इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़े हुए मसल्स दिखाई देते हैं। अब ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये मिलते कहाँ पर है? ये हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं। कौन से मसल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में जो मसल मिलते हैं, दिस इज योर कार्डियक मसल। फिर दूसरा इसका अपीयरेंस अगर हम देखें तो ये भी स्ट्राइप्ड होती है, मतलब स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन सी मसल हो जाती है? स्ट्राइएटेड मसल हो जाती है। क्लियर है? और जो है ये ब्रांचिंग शो करती है। कंट्रोल में होती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे कंट्रोल में होगी तो हमारी जब मर्जी होगी तब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी जब मर्जी होगी तब हम रिलैक्स करेंगे, ऐसा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते, वो अपने आप ऑटोनॉमिक एक्टिविटी से वो चलती है, ठीक है। और दूसरा इसका आ जाता है एग्जाम्पल, तो ये हमारे हार्ट में मिलती है, यही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए हम इसको कार्डियक मसल कहते हैं। और फिर जो है इसका एग्जाम्पल होने के बाद में देन ब्रांचिंग की अगर बात करें तो यस, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग इज प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये हमारा कार्डियक मसल का रीजन हो जाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है बीच में, ताकि वो दो मसल फाइबर्स या मसल सेल्स को जोड़ सके, ठीक है। तो ये हमने देख लिए 3 टाइप के मसल्स। क्लियर है यहाँ तक के? अब इसके आगे हम देखेंगे एक पूरा मसल, ठीक है, एक पूरा जो मसल होता है ये किस तरीके का दिखाई देता है और इसके अंदर क्या डिविजन्स होते हैं। तो जो पूरा एक मसल है, सपोज करते कुछ इस तरीके का जो है मसल प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक क्या है? मसल है। ये एक मसल है। यहां पर जो है क्या प्रेजेंट होगा? ये जो है मसल्स के ऊपर स्ट्राइएशंस जो मैंने कहा वो प्रेजेंट होंगे। अब ये जो मसल होती है बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा जाता है, दिस पर्टिकुलर ये जो बाउंड्री है ना, ये पूरे मसल की बाउंड्री है और इसी के ऊपर हम एक लेयर और देखते हैं फेशिया का, जो ये कवर ऊपर से हो रहा है, दिस पर्टिकुलर लेयर इट इज अ कवरिंग, ठीक है। हर एक मसल जो होती है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों ने देखा होगा, या फिर बेटा जो सिर्फ खाते हैं, जो बनाते नहीं है उन्हें भी नहीं पता है, जो बनाते हैं उन्हें पता होगा कि ऊपर की तरफ एक कवरिंग होती है, ठीक है, और ये कवरिंग के अंदर एक्चुअल मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मसल होता है उसको हम ऐसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम श्रेड कर सकते हैं। तो ये श्रेड नहीं होती क्योंकि ऊपर इसके कवरिंग होता है। वो जो कवरिंग होता है बेसिकली वो फेशिया का कवरिंग होता है और ये कवरिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम, जो पूरे मसल को कवर कर रही है। कवरिंग ऑफ द मसल, कौन सी कवरिंग? कवरिंग ऑफ मसल, एंटायर मसल की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। अब ये जो मसल है बेसिकली इसके अंदर जो है चीजें देखी जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके से जो है कुछ बंडल्स देखे जाते हैं, इस तरीके के कुछ गोल आकार के बंडल्स देखे जाते हैं और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं अगेन कुछ मटेरियल, ठीक है, कुछ मटेरियल इनके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो इनको जोड़ के रखता है, ठीक है। ये जो है बीच में का मटेरियल है, ये कैसा मटेरियल होता है? ये कोलाजेनस नेचर का होता है। ये जो बीच का मटेरियल प्रेजेंट है ये कैसे नेचर का होता है? कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज फेशिया, वी कॉल दैट एज फेशिया। इनके बीच में जो कनेक्टिव, जो इनको जोड़ने का रखने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फेशिया। और ये जो चीजें दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड एज मसल बंडल्स। इसको हम क्या कहते हैं? मसल बंडल्स, या फिर इसी को हम कहते हैं मसल फैसिकल्स। इसे हम क्या कहते हैं? मसल फैसिकल्स। ये पूरे मसल के बंडल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई चीज मिलती है जो पूरे मिलकर एक बंडल बनाती है, ठीक है। अब वो क्या चीज मिलती है हम बाद में देखेंगे। अब ये जो मसल बंडल्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, ठीक है, कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स, कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स, कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज पेरीमाइसियम। हम इसे क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? तो पेरीमाइसियम क्या है? इट इज द कवरिंग ऑफ मसल बंडल। क्लियर है? मसल फैसिकल। अब मसल फैसिकल, मसल बंडल जो था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करती हूँ। ये मसल बंडल को मैं थोड़ा यहाँ पर जूम करके बता रही हूँ।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा वो। एक हमने मसल बंडल को जूम किया है तो इसके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही है। वी कॉल देम एज मसल फाइबर्स। इसे हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स कहते हैं, मसल फाइबर। ठीक है, बहुत सारे क्या है, ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। अब जो मसल फाइबर्स की कवरिंग होती है, इसके आसपास जो कवरिंग दिखाई देती है, इसके ऊपर का जो कवरिंग था उससे तो हमने क्या कह दिया? पेरीमाइसियम। अब इसके अंदर की जो कवरिंग दिखाई देती है, ये कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कवरिंग ऑफ मसल फाइबर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। ठीक है, अब देखो ये मसल फाइबर्स जो है ये क्या है? ये मसल सेल है एक्चुअली। तो मसल सेल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मसल ऑर्गन, पूरा मसल मिला, उसके अंदर मसल बंडल्स मिले। मसल बंडल्स को हमने जब ओपन करके देखा तो बहुत सारे मसल फाइबर्स के बंडल्स मिले, बहुत सारे मसल फाइबर्स मिले, बहुत सारे मसल फाइबर्स मिला के जो है मसल बंडल बना रहे थे। अब ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है? ये मसल सेल है, आफ्टर ऑल ये क्या है? एक सेल है। तो सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो जो मसल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है? और ये मसल जो हमारी नॉर्मल सेल्स जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ये वाले सार्कोप्लाज्म है। मतलब इसके हमारे साइटोप्लाज्म, हमारी नॉर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? लेकिन मसल सेल को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। वी आर नॉट कॉलिंग इट एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी का हमारा जो लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि ये सेल है तो इसकी जो कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसे मसल सेल्स के अंदर क्या कवरिंग को या आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहेंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म, मतलब कि सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और ये मसल फाइबर्स ही हमारी मसल सेल है। अगर हम एक मसल फाइबर को ओपन करके देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मिलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा और बहुत सारे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है? मायोफिब्रिल्स है। मायोफिब्रिल्स क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ योर साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। ये मसल सेल नहीं है। मायोफिब्रिल्स आर नॉट मसल सेल। क्लियर है? तो आपका जो है बेसिकली मायोफिब्रिल मिलते हैं और ये जो मायोफिब्रिल होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या मिलता है? जो मायोफिब्रिल्स होती है, इस तरीके से हमने एक मायोफिब्रिल बना दिया, उसके ऊपर मिलता है स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, थोड़ा सा इस तरीके से जिगजैग लाइंस मिलती है। इस तरीके से क्या मिलती है? जिगजैग लाइंस मिलती है। और यहाँ पर से जो है चीजें जुड़ी होती है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से चीजें जुड़ी हुई ऐसी कुछ स्ट्रक्चर शो करती हुई चीजें दिखाई देती है। और यहाँ पर बीचों बीच में क्या प्रेजेंट होता है? अगेन कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैं क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़कर आए हो तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, कुछ इसी तरीके का होगा। मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया है। तो ये मायोफिब्रिल था। तो एक बार हम क्या करते हैं, अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है। मायोफिब्रिल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्लियर है? मायोफिब्रिल जो है इस तरीके से प्रेजेंट होती है। और ये मायोफिब्रिल जो होती है कैसे प्रेजेंट होती है? जो मसल फाइबर्स है उसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, मतलब कि ये जो है आपका मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, इसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, इसी के पैरेलली प्रेजेंट होती है क्या? हमारी मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल्स होती है इसके पैरेलली प्रेजेंट होती है, मतलब कि लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल में प्रेजेंट होगी, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो मसल्स हमें मायोफिब्रिल्स मिले हैं एक्चुअल में, इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्राइएशंस देखे जाते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाता है। जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इनके अंदर क्या देखा जाता है? ये एक मायोफिब्रिल है, इनके अंदर क्या देखा जाता है अभी आप वो समझो। मायोफिब्रिल जो होते हैं इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, एक लाइट बैंड होता है और एक डार्क बैंड होता है। इट हैज लाइट बैंड और डार्क बैंड, इस तरीके से देखते हैं। ये लाइट बैंड जो होता है ये प्रोटीन से बना होता है। मायोफिब्रिल्स के अंदर जो भी हम पार्ट की बात कर रहे हैं, जो लाइट और डार्क बैंड है, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो लाइट और डार्क बैंड्स बने होते हैं बोथ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स होते हैं? बोथ आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर। और ये जो लाइट बैंड्स होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन। और जो डार्क बैंड होते हैं ये मायोसिन के बने होते हैं। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा मसल का एक्चुअल रीजन। जो मसल्स जो होती है बेसिकली बनी किससे होती है? ठीक है, तो ये होता है एक्टिन का और ये बना होता है मायोसिन का। ये दो प्रोटीन के नाम याद रख लो आप लोग। और जो लाइट बैंड होता है इसको हम आई बैंड भी कहते हैं, इसी को हम आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। क्या बैंड कहते हैं हम इसको? आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ठीक है, और जो है
यहाँ पर बताया है कि इसको हम जो है डार्क बैंड है इसको हम ए बैंड भी कहते हैं, ए बैंड को हम अनाइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, अनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, अनाइसोट्रॉपिक बैंड। एक चीज आपकी रह गई कि यहाँ पर जो मसल सेल होता है, बेसिकली जो मसल सेल मिलता है, मसल फाइबर्स जो है आपके, ये कैसे होते हैं, ये मसल सेल है, इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका साइटोप्लाज्म मतलब बहुत बड़ा होता है, इसका सार्कोप्लाज्म बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए ये जो सार्कोप्लाज्म होता है इट हैज मल्टीपल न्यूक्लियाई, इसके पास में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई इसको हम कहते हैं सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब क्या होता है, जो भी सेल है जिसके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंसाइटियम। सिंसाइटियम मतलब ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है एक ही सेल के अंदर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंसाइटियम। क्लियर है यहाँ तक? तो सिंसाइटियम फॉर्मेशन, सिंसाइटियम जो है ये कौन से है, हमारे मसल सेल सिंसाइटियम नेचर के, इनके पास में एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा ऐसा नहीं है। तो लाइट प्रोटीन जो होता है एक्टिन प्रोटीन, डार्क लाइट बैंड जो है वो एक्टिन प्रोटीन से बना है, डार्क बैंड हमारे मायोसिन से बना है। मायोसिन जो होता है वो डार्क कलर बनाता है और जो एक्टिन है वो लाइट कलर बनाता है। इसको अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये लाइट अपीयरेंस शो करता है, डार्कली इसका जो है डार्क स्टेन नहीं होता, ये लाइट अपीयरेंस शो करता है, लाइट अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर हम इसे देखेंगे तो ये बहुत ही लाइट दिखाई देता है। और अगर हम इसी की बात करें तो ये कैसा है, ये डार्क अपीयरेंस शो करता है, डार्कली क्लियरली डार्क कलर का दिखाई देता है अंडर व्हाट, अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर अपीयरेंस इसका दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है? तो लाइट होता है, ये डार्क होता है। अब एक्टिन और मायोसिन के बारे में इन डिटेल देखना है, लाइट बैंड और डार्क बैंड समझ में आ गया। अब इसको हम यहाँ पर देखने का ट्राई करते हैं कि आखिर एक्टिन क्या है और मायोसिन क्या है। एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, ये दो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के पॉलीमर्स है। इन डिटेल अगर मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझा दूं तो ये पॉलीमर्स है एक्चुअली, हम अभी देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये पॉलीमर्स है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर राइट हियर इज व्हाट, इट इज योर दिस रेड कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज मायोसिन। ये क्या है, मायोसिन है बेटा, ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है, क्या है ये, मायोसिन। क्लियर है? तो और फिर ये जो येलो कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर येलो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस इज योर एक्टिन, ठीक है, ये जो पूरा येलो लाइन है दिस इज योर एक्टिन, दीज ऑल फिलामेंट्स आर एक्टिन फिलामेंट्स। क्लियर है यहाँ तक के? तो हमें क्या चीजें देखने को मिल गई है, पहले तो हमें मिल गया है मायोसिन देखने को मिल गया है, और ये जो येलो वाले अपीयरेंस दिखाई दे रहे हैं ये एक्टिन के हैं, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन्स आपको दिखाई दे दिए। अभी हम इन डिटेल इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लियर है? अभी हम इन डिटेल इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एक्टिन फिलामेंट। जो एक्टिन का फिलामेंट है ये किससे बना होता है? एक्टिन का फिलामेंट जो है किससे बना होता है ये पहले आप समझो। ठीक है, एक्टिन जो होता है ये एक पॉलीमर ऑफ प्रोटीन है। पॉलीमर ऑफ प्रोटीन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके बहुत सारे पॉलीमर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक्टिन बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से जाते हुए दिखाई देंगे। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखी जाती है। पहले तो ये आप देख लो, दिस पर्टिकुलर एक जो है, मैंने आपको क्या कहा, ये पॉलीमर है। मतलब कि ये जो प्रोटीन है ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना है, बहुत सारे स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, मोनोमर से मिलकर बना है। तो ये जो पॉलीमर है ये किसका है? पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, विच प्रोटीन? तो मोनोमर इसका क्या हो जाता है? तो मोनोमर जो है दैट इज योर जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? गोल होता है। तो एक इसका यूनिट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द मोनोमर
एंड ये मोनोमर जो है इसको हम क्या कहते हैं, जी एक्टिन कहते हैं या फिर ग्लोब्यूलर एक्टिन कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे यूनिट जब मिलते हैं, ये पर्टिकुलर यूनिट जब मिलते हैं पूरा एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एफ एक्टिन कहते हैं। तो ये जो पूरा एक लॉन्ग चेन बन गया है इसे हम क्या कहेंगे, एफ एक्टिन कहेंगे। एफ एक्टिन क्या है, पोलीमर है, तो पोलीमर आपका क्या हो जाता है, एफ एक्टिन हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज देखी जाती है, ये एक्टिन फिलामेंट जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। यहाँ पर देखा जाता है एक फ्लैट बैंड इस तरीके का, ठीक है, एक फ्लैट बैंड देखा जाता है कुछ इस तरीके का, जो कि ऐसे पास होता हुआ मूव करता है। ठीक है, ये पास हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो है वही पैरेलल वे में पास करता हुआ जाता है। ठीक है, तो दो रीजन्स दिखाई देते हैं, एक ये वाला रीजन हो जाता है, ठीक है, ये मतलब एक जो है आपका एक्टिन है, इसके अंदर हमने अभी तक के दो चीज देख ली। एक तो आपका जो एफ एक्टिन था, एफ एक्टिन पोलीमर था जी एक्टिन का, वो व्हाइट वाला जो मैंने बताया वो एक हो गया। अब दूसरा मैंने येलो कलर का बनाया है, ये भी एक्टिन का ही पार्ट है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ये भी एक फिलामेंट है, लॉन्ग फिलामेंट है, फिलामेंट, एंड इट रन्स पैरेलल विथ एफ एक्टिन। जो एफ एक्टिन हमने बनाया है उसी के साथ में ये पैरेलली मूव करता रहता है। तो आप देखो ये जो है इसका डायरेक्शन है और इसी के साथ पैरेलली मूव करता हुआ जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन है, उसके साथ पैरेलली मूव करता हुआ जा रहा है, ये आपका ट्रोपोमायोसिन है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ट्रोपोमायोसिन। अब तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तीन के स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। ये भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। तो बेसिकली ये पूरा बना प्रोटीन से है। अभी हम सिर्फ एक्टिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। आप लोग अभी समझ लो, एनसीईआरटी रीड करने में आसानी होगी। तो हमने अब तक के क्या देखा, दो फिलामेंट देखे, एक तो ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट देखा। ऑल दो इसके अंदर नाम में मायोसिन आ रहा है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मायोसिन प्रोटीन, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एक्टिन प्रोटीन। अब इसके अंदर तीसरी चीज जो देखी जाती है वो होती है ट्रोपोनिन। ये 3 सब यूनिट से बनी है, मतलब जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है कुछ इस तरीके के 3 सब यूनिट से बनी हुई होती है। ये जो है कौन से 3 सब यूनिट होते हैं, तो एक होता है 3 सब यूनिट मैंने कहा, ठीक है। तो 3 सब यूनिट होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन सी, दूसरा है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, और तीसरा है ट्रोपोनिन टी। ठीक है, तीसरा है ट्रोपोनिन टी। तो ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, इन तीनों का अलग अलग काम होता है। एक्चुअली अब ये काम क्या करते हैं हम बाद में देखेंगे। अभी जो है आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट इस तरीके का होता है। किन किन चीजों से बना होता है, तो पहले आ जाता है एफ एक्टिन, जो कि खुद एक क्या है, फिलामेंट है लॉन्ग। फिर आता है ट्रोपोमायोसिन, ये भी लॉन्ग फिलामेंट होता है। और थर्डली आ जाता है हमारा ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, हम आगे देखेंगे। अब दूसरा आ जाता है सेकेंड प्रोटीन, सेकेंड थिंग इज दैट इज मायोसिन। मायोसिन जो होता है ये भी क्या है, एक पोलीमर है। ये भी क्या है, एक पोलीमर है। इसका जो मोनोमर होता है उसका नाम है मीरोमायोसिन। इसके मोनोमर का नाम क्या है, मीरोमायोसिन। बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा मायोसिन बनाते हैं। जो मायोसिन होता है कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग बैंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा एक मायोसिन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें से एक स्ट्रक्चर निकाल कर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का देखा जाता है। ठीक है, और जो है यहां से बनकर ये ऊपर इस तरह जाता है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं हमें, एक ये वाला रीजन, ये, और एक ये वाला रीजन। इसके पास में क्या होते हैं, हेड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके का इसका जो है हेड का रीजन प्रेजेंट होता है। ये इसका जो है आर्म है,
तो इसका जो है पार्ट देखा जाता है, क्या पार्ट होता है, ये एक इसका मोनोमर है, हम इसका क्या बना रहे हैं, मोनोमर बना रहे हैं। मोनोमर क्या है इसका, मीरोमायोसिन इज द मोनोमर। और इसको हम अगर नेम करें तो मीरोमायोसिन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ऊपर से अगर देखें तो 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स का ये बना होता है। एक होता है इसके अंदर क्रॉस आर्म, एक होता है क्रॉस आर्म, और दूसरा होता है, या फिर क्रॉस आर्म कह दो या फिर बॉडी कह दो, ठीक है। क्रॉस आर्म को हम बॉडी कह सकते हैं, और दूसरा होता है टेल, ठीक है। एक टेल का रीजन हो जाता है, दिस लॉन्ग रीजन इज द टेल रीजन। और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं, या तो फिर वी कॉल इट एज व्हाट, ठीक है। ये जो रीजन बना है दिस इज द शॉर्ट आर्म, इसको हम शॉर्ट आर्म कह रहे हैं। और ऊपर का जो रीजन है इसको हम हेड कहते हैं, दिस इज द हेड ऑफ मीरोमायोसिन। क्रॉस आर्म कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस आर्म कहेंगे, या तो फिर इसी को हम क्या कहेंगे, एक तो टेल हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, या फिर इसी को हम बॉडी कहेंगे। क्लियर है, हेड का रीजन है, एक शॉर्ट आर्म है और पीछे की तरफ लॉन्ग टेल है। मतलब अब यहाँ पर देखो कैसे समझ में आ रहा है। तो ये जो हेड बना है, ये जो हेड बना है हमने शॉर्ट में बनाया है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, ये पूरा एक जो है स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली इसका जो फेस होना चाहिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो है इसके फाइबर्स है, ये इसके फाइबर्स है। तो मतलब अगर आप एक कोई मीरोमायोसिन है, इस मीरोमायोसिन को देखो तो इसका जो है ये हेड है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज द हेड, और ये वाला जो रीजन है ये इसका क्रॉस या फिर जो है शॉर्ट आर्म है, और पीछे तक के जो यहाँ तक जा रहा है ये इसका टेल है। तो ये एक मीरोमायोसिन है, ऐसा दूसरा मीरोमायोसिन, तीसरा, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर एक पूरा लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मायोसिन। आपको क्लियर हो रहा है, ये चीज क्लियर हो गई है बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस वाज ऑल अबाउट मायोसिन एंड मीरोमायोसिन। अब इसका जो हेड होता है इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर ना 2 एक्टिव साइट्स मिलते हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइट्स मिलते हैं। एक तो ये साइट होता है, बाइंडिंग साइट 2 देखे जाते हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइट 2 देखे जाते हैं। यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट देखा जाता है और एक यहाँ पर देखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट है, इसको हम नेम करते हैं, दिस इज वन, दीज आर द बाइंडिंग साइट्स। तो एक जो है इसको हम नेम करते हैं, एक जगह एटीपी बाइंड करता है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एक जगह क्या होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। और जो ये रीजन है दिस इज योर एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिन यहाँ पर जाके जुड़ता है, इसीलिए हम इसे एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्लियर है, तो 2 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, एक जगह एटीपी जुड़ा होता है मायोसिन के अंदर और एक जगह एक्टिन जाकर जुड़ता है, इसीलिए हम उसे एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। मायोसिन समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर से देखेंगे इसका कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ मसल, कि एक्चुअल में मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ मसल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसको एक्सप्लेन करने वाली जो बेस्ट थ्योरी थी, जो बेस्ट थ्योरी जिसने इसको एक्सप्लेन किया उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। फिलामेंट कौन से हमारे पास, एक्टिन और मायोसिन, ये 2 फिलामेंट है। स्लाइडिंग मतलब वो कोई एक चीज है जो दूसरे पर स्लाइड कर रही है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब वो कौन सी चीज है, क्या है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिन जो होता है, बेसिकली एक्टिन जो होता है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, ये इसका मेन व्हाट वी कैन से मोटिव है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्टिव होता है, एक्टिन होता है, जो एक्टिन होता है, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, ये हमारा जो है कंक्लूजन आना चाहिए, दिस शुड बी आवर कंक्लूजन। ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू रहा है आफ्टर दी डीप एग्जामिनेशन या फिर रिसर्च के बाद हमें ये समझ में आया है कि मायोसिन जो होते हैं वो एक्टिन को ऊपर स्लाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप यहाँ पर आके एक बार सही से देख लो तो मैं आपको समझा देती हूँ। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी एक बार जो है ये देखने से पहले हम पहले थोड़ा पीछे आ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप इसका कॉन्ट्रैक्शन समझ सको। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसके अंदर हम समझने ये वाले हैं कि यहाँ पर जो है आपको क्या देखना है, आई बैंड क्या है, आई बैंड देखना है, ए बैंड देखना है, एक जेड लाइन होती है, एक एम लाइन होती है और एक होता है एच जोन। ये चीजें आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले हमने मायोसिन और एक्टिन को तो कर दिया है मार्क। मैंने कहा जो आपका ए बैंड होता है वो मायोसिन से बना होता है, तो मायोसिन का जो भी रीजन होगा, ठीक है, उसे हम पूरा क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज व्हाट, ये पूरा इरेज कर देते हैं और एक बार अच्छे से स्टार डायग्राम वापस से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है
जिगजैग लाइंस देखी जाती है। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग लाइंस देखी जाती है। और ये लाइंस के आर पार कुछ इस तरह का जाती हुई प्रोटीन के फाइबर्स देखे जाते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स देखे जाते हैं, विच वी कॉल एज व्हाट, एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज योर मायोसिन। ये मायोसिन प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज मायोसिन। और वैसे ही मायोसिन जो है सब जगह आगे भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर भी प्रेजेंट है। वैसे ही जो है मायोसिन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से मायोसिन जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से प्रेजेंट होती है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो फिलामेंट्स प्रेजेंट मैंने बताए हैं, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर के फिलामेंट्स मैंने प्रेजेंट बताए हैं, कुछ इस तरीके से लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं वो। ठीक है, इधर से पास करते हुए जाते हैं, इस तरीके से पास करते हुए जाते हैं। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो रेड वाला जो मायोसिन का पार्ट है, मायोसिन के साथ में ओवरलैप भी कर रही है ये कुछ हद तक है। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये मायोसिन के साथ में ओवरलैप भी कर रही है। मगर हमने क्या कहा कि मायोसिन का जो पूरा रीजन है दैट इज योर ए बैंड। तो ये जो पूरा रीजन होगा यहां से लेके यहां तक का, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज ए बैंड। और वैसे ही दिस इज योर ए बैंड। और वैसे ही हम क्या देखते हैं, ठीक है, यहां पर भी जो प्रेजेंट है ये पूरा रीजन क्या है आपका, ए बैंड है। क्लियर है। अब आई बैंड क्या होता है, जहां पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट हो। तो एक्टिन तो यहां पर भी प्रेजेंट है, ये रीजन में भी प्रेजेंट है, और अगेन ये अगेन ओवरलैप कर रही है विथ मायोसिन, तो वहां पर भी प्रेजेंट है। तो क्या हम उसे एक्टिन कहेंगे, नहीं। तो एक्टिन का जो रीजन है वो सिर्फ उतना ही रीजन होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन जो आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर रीजन को वी कॉल एज आई बैंड। आई बैंड जो होता है ये क्या है, दिस इज लाइट बैंड। ये लाइट बैंड होता है। ये कैसा बैंड है, ये डार्क बैंड है। ये अंडर माइक्रोस्कोप डार्क कलर का दिखाई देता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं लाइंस, जो लाइंस प्रेजेंट होती है। तो एक तो ये लाइन हो गई, ये जो जिगजैग लाइन मैंने बनाई है इसको हम जेड लाइन कहते हैं। जो जेड लाइन होती है ये थोड़ी सी कैसी होती है, इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है। कैसी होती है, ये इलास्टिक फाइबर की बनी हुई है, थिन इलास्टिक फाइबर। और एम लाइन भी जो होती है ये भी फाइब्रस नेचर की होती है। ये भी कैसी होती है, फाइब्रस नेचर की होती है, थिन इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, थिन फाइबर से बनी होती है। अब एम लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है, जो जेड लाइन है दैट इज एक्चुअली द मिड पोर्शन ऑफ योर एक्टिन। एक्टिन का जो पूरा फिलामेंट है उसका जो मिड लाइन होगा, जेड लाइन क्या है, इट इज द मिड लाइन ऑफ आई बैंड। आई बैंड का जो मिड लाइन है उसे हम जेड लाइन कहते हैं। तो ये हमारा आई बैंड है, यहां से लेके यहां तक का दिस पर्टिकुलर होल रीजन, ये हमारा आई बैंड का रीजन। इसका जो मिड लाइन बनता है वो हमारा होता है जेड लाइन। अब यहां पर बात करते हैं एम लाइन की। तो एम लाइन जो है दैट इज द मिड लाइन ऑफ व्हाट, मिड लाइन ऑफ ए बैंड। तो ए बैंड का मिड लाइन कौन सा होगा, तो दिस इज योर एम लाइन। ये आपका एम लाइन हो गया। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज योर एम लाइन। क्लियर है। अब क्या बात निकलती है, यहां से एक चीज निकलती है, दैट इज ये आपका लाइन था, इसको हमने कह दिया एम लाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देख लिया आई बैंड, देख लिया ए बैंड, देख लिया आई बैंड वेयर ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट, एक्टिन इज प्रेजेंट, ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बैंड वेयर मायोसिन इज प्रेजेंट। ठीक है, मायोसिन प्रेजेंट होता है, उसको हम ए बैंड कहते हैं। एच जोन, एच जोन कौन सा रीजन है, ये ए बैंड का दैट रीजन ऑफ ए बैंड वेयर ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट, दैट रीजन ऑफ ए बैंड वेयर ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट। ए बैंड के अंदर हमने देखा मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, बट दैट रीजन ऑफ ए बैंड वेयर ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। तो यहाँ पर एच जोन कहां से कहां तक का होगा, यहाँ पर भी आपके क्या है, प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक्टिन प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो रीजन दिखाई दे रहा है जहां पर आपका एक्टिन प्रेजेंट नहीं है,
यहाँ तक के एक्टिन आपका एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये पूरे रीजन में एक्टिन एक्सटेंड करता है। जो रीजन जहां पर एक्टिन प्रेजेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज एच जोन, वी कॉल दैट एज एच जोन। तो ये वाला जो रीजन होगा इसको हम कहते हैं एच जोन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन बीच में प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एच जोन। एक बार रिवाइज कर लो, ये जो है दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पर्टिकुलर रीजन सबसे पहले ए बैंड आ जाता है, ये सबसे पहले ए बैंड वेयर एंटायर दिस थिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ए बैंड। फिर आता है आई बैंड, ये आपका हो जाता है आई बैंड, दिस इज योर आई बैंड। फिर आ जाता है हमारे पास व्हाट डू वी सी जेड लाइन, तो जेड लाइन एक हो जाती है, एक एम लाइन हो जाती है, और एक हो जाती है, एक आई बैंड हो गया, एक हो जाती है जेड लाइन, एक होती है एम लाइन, एक हो जाता है एच जोन। क्लियर है यहाँ तक के? ए बैंड देख लिया, आई बैंड देख लिया, और एम लाइन देख लिया, एच जोन देख लिया, जेड लाइन भी देख ली। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या निकलता है, द फैक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज सार्कोमियर। सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, सार्कोमियर जो होता है ये क्या होता है। सार्कोमियर ये क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ मसल, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। दो चीज होती है, एक होता है फंक्शनल यूनिट और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो मसल्स काम कर रही है वो मसल सेल से काम कर रही है। मतलब किससे बनी हुई है मसल्स, वो है आपके मसल सेल्स, ठीक है। मसल जिससे बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर है उसका, उसके अंदर सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर जो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज योर मसल सेल, जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर। तो मसल फाइबर जो है आपकी मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है क्योंकि ये इससे बनी हुई है। फंक्शनल यूनिट क्या है, मतलब फंक्शनल यूनिट वो होता है जिसके ऊपर, जिसके डिपेंडेंसी में सारे काम हो रहे हैं। एक पूरे फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहेंगे, जो जिसके ऊपर, जिसके थ्रू जो है काम किया जाता है, जो एक प्रॉपर, जैसे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के थ्रू काम हो रहा है उसके एक्सक्रीशन या फिर फिल्ट्रेशन का। बट यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके ऊपर काम करता है, वो किसके थ्रू काम करता है, कौन इधर पर हेल्प करता है काम करने में, तो दैट इज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इसका क्या हो जाता है, फंक्शनल यूनिट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का वर्क है वो हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मसल्स के अंदर का जो सार्कोमियर वाला रीजन है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो आपका जो पूरा मसल है वो मसल बंडल से बना, मसल बंडल मसल फाइबर से बना। मसल फाइबर्स के अंदर बहुत सारी चीजें देखी जा रही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सार्कोप्लाज्म भी है, इसकी कवरिंग्स भी है, सब कुछ है, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सार्कोमियर से हो रहा है, इसीलिए सार्कोमियर उसका फंक्शनल यूनिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। द पोर्शन बिटवीन between two Z lines is called as what? The portion between two Z lines is called as sarcomere. तो आपका सार्कोमियर कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा, ये एक जेड लाइन हो गई, ये दूसरी जेड लाइन हो गई, इसके बीच का जो रीजन है इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। रीजन फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर कॉन्जिक्यूटिव, इसके बाजू वाली जेड लाइन तक का जो रीजन है ये आपका सार्कोमियर है। दिस पर्टिकुलर रीजन इज सार्कोमियर। ये नेक्स्ट सार्कोमियर है, ये पिछला सार्कोमियर है, ये बीच वाला सार्कोमियर है। दिस रीजन इज योर सार्कोमियर। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पर हमने ये देख लिया, एक चीज और बच गई थी, दैट वाज के मसल्स का जो है हमने ठीक है एक्चुअल में वो बनाकर नहीं देखा, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट भी हम बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या देखा जाएगा, यहाँ पर याद रखो, ये फ्लो चार्ट हमेशा जो आपके मसल सबसे छोटे जो चीज है वो सार्कोमियर है, ठीक है। बहुत सारे सार्कोमियर जब मिलते हैं तब वो मायोफिब्रिल्स बनाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम उल्टा जा रहे हैं, मायोफिब्रिल्स बनाते हैं। बहुत सारे मायोफिब्रिल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल सेल भी कहते हैं। तो मसल फाइबर्स ही आपके क्या है, मसल सेल्स है। बहुत सारे मसल सेल्स मिलकर या मसल फाइबर मिलकर आपका मसल बंडल बनाते हैं। ये मसल बंडल्स को ही हम फैसिकल्स भी कहते हैं, मसल फैसिकल्स, ठीक है। तो मसल फैसिकल्स होते हैं, बहुत सारे मसल बंडल्स मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एंटायर मसल बनाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। सार्कोमियर के अंदर दो चीजें आ जाती है, दैट इज वन इज योर एक्टिन और दूसरा हो जाता है मायोसिन, जिससे बना हुआ है हमारा सार्कोमियर। ये फ्लो चार्ट याद रखो। और भी अगर कुछ बचा है तो फिर वो भी देख लेते हैं। अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो आपको याद रखना है कि ये थ्योरी ने हमारा जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन किया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये स्टार्ट कहां से होता है हमें देखना है, ठीक है।
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा उसके रिस्पॉन्स में हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर मुझे कोई चीज होल्ड करनी है, सपोज करते हैं ये जो है ग्लास मुझे होल्ड करना है, ठीक है, ग्लास अगर मुझे होल्ड करना है या फिर ये पेन मुझे होल्ड करनी है, तो यहाँ की मसल्स को एक स्टिमुलस पहुंचेगा मेरे नर्वस सिस्टम से, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में है ये। तो यहाँ पर जैसे ही स्टिमुलस पहुंचेगा कि यू हैव टू होल्ड दिस, यू हैव टू रिमूव दिस, या फिर यू हैव टू डिटैच कर दो अपने हाथ से, अलग कर दो, या फिर अपने हाथ को रिलैक्स कर दो। अगर मैं अपने हाथ को रिलैक्स कर दूंगी तो ये जो है ड्रॉप हो जाएगी, ये पेन ड्रॉप हो जाएगी, मेरा हाथ पूरा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही हैंड्स को हमारे फ्लेक्शन करने के लिए या फिर एक्सटेंशन करने के लिए जब भी मैं एक तरीके का स्टिमुलाई सेंड करती हूँ, वो स्टिमुलाई कैसे सेंड होता है वो हमें देखना है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इट स्टार्ट्स विथ अ नर्व, ठीक है, नर्वस स्टिमुलाई, एक स्टिमुलाई से स्टार्ट होता है। स्टिमुलाई मतलब कोई भी एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा एक इफेक्ट जो मसल की तरफ जा रहा है, एक तरीके का फीडबैक जा रहा है कि नाउ यू हैव टू रिएक्ट, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। नाउ यू हैव टू रिएक्ट, इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये स्टिमुलाई कौन पहुंचाता है? डन बाय हु, ऑन हुम, ठीक है, स्टिमुलाई डन बाय हु, ये स्टिमुलाई कौन पहुंचा रहा है? डन बाय हु, टू हुम, ठीक है। तो डन बाय हुम कौन कर रहा है? ये नर्व सेल कर रही है। जो नर्व्स होती है हमारी वो स्टिमुलाई पहुंचाती है। किसको पहुंचा रही है? तो हमारे मसल्स को पहुंचा रही है, मसल बंडल्स को पहुंचा रही है, ठीक है, मसल तक पहुंचा रही है, ठीक है। तो नर्व्स जो है वो वहां तक पहुंचा रही है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये हमारी जो है नर्व सेल है, ये डेंड्राइट्स है उसके, ये इसके डेंड्राइट्स है, राइट। अब यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसका लॉन्ग एक्सॉन और ये एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जुड़ी होती है मसल, यहाँ पर क्या जुड़ी होती है? मसल जुड़ी होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ जुड़ी होती है मसल। अब मसल से जो हमारे मसल बंडल्स होते हैं, हर एक मसल बंडल्स तक के जाती है एक एक नर्व। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कार्टून डायग्राम बनाया है, हर एक मसल बंडल तक के नर्व्स जाती है और वहां पर स्टिमुलाई सेंड करती है। तो स्टिमुलाई सेंड करने के लिए क्या होता है? यहाँ पर एक साइनैप्स बनता है, ठीक है, इनके बीच में क्या बनता है? एक साइनैप्स बनता है। साइनैप्स मतलब कोई भी तरीके का जॉइंट बनता है, जॉइंट को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। अब ये जो साइनैप्स होता है बेसिकली, इसको हम, ये जॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन कहते हैं। ये एक जंक्शन बन रहा है तो इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, ठीक है। अब इसको हम नेम कर लेते हैं। ये जो ठीक है नर्व है, ये कौन सी नर्व है? ये मोटर नर्व है, मोटर नर्व है, ठीक है, क्योंकि ये काम करवाने का मोटर नर्व, मोटर सेंस से, मोटर नर्व सेल से जो है यहाँ पर स्टिमुलाई सेंड हो रहा है। और ये क्या है? ये हमारा मसल है। ये पूरा मिलकर क्या बनाता है? मोटर प्लेट बनाता है, या फिर मोटर एंड प्लेट जिसको हम कहते हैं। दिस ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, या तो फिर मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट हम किसे कहेंगे? वी ऑल्सो कॉल मोटर एंड प्लेट टू दिस साइनैप्स, इसको हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट, ठीक है। ये वो पोर्शन है जहां पर दोनों का क्या हो रहा है? साइनैप्स हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं। मसल्स का ये पूरा पोर्शन है और यहाँ पर साइनैप्स आके, मतलब जो नर्व्स है वो आके जुड़ रही है, उसको हम कहेंगे साइनैप्स। अब ये जो साइनैप्स होता है इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यहाँ से ना जो इसके एक्सॉन्स का जो लास्ट का ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है, इसको मैंने एनएम जंक्शन लिख दिया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हैज न्यूरोट्रांसमिटर्स, इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमिटर क्या है? दीज आर केमिकल्स, दीज आर केमिकल्स। ये केमिकल्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? ताकि वो स्टिमुलाई पहुंचा सके। तो ये जो न्यूरोट्रांसमिटर है, न्यूरोट्रांसमिटर का नाम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो मसल तक के पहुंचाने वाला न्यूरोट्रांसमिटर है उसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमिटर है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है। बाकी के टाइप के भी न्यूरोट्रांसमिटर होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। इन आवर बॉडी वी हैव एसिटाइलकोलिन। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमिटर है जो कि कहाँ मिलता है? मोटर एंड प्लेट पे मिलता है, साइनैप्स पे मिलता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये एसिटाइलकोलिन जैसे ही रिलीज होता है, जैसे ही रिलीज होता है, ये यहाँ तक पहुंचता है, ये मसल्स तक पहुंचता है। एज सून एज इट रीचेस मसल, ये क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाता है। एसिटाइलकोलिन जैसे ही पहुंचता है, वहां पर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर जो है स्टिमुलाई पहुंचा, तो यहाँ पर जो है क्या होने लगता है? जो भी आपके सेल्स, जो आपके मसल रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है।
मतलब कि जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहला ये होता है कि यहाँ के जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, यहाँ पर स्टिमुलस पहुंचा है, मतलब यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। जो रेस्टिंग स्टेट होता है उससे, रेस्टिंग स्टेट में कुछ सिमिलर वर्ल्ड्स का होना चाहिए, उससे हटकर दूसरे जो है उसका वर्ल्ड्स में चेंजेस आ जाते हैं। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि आयन्स एक्सचेंज होते हैं और जहां पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मतलब कि अगर 3Na+ जो है, अगर वहां पर 3Na+ बाहर चले जाते हैं, 2K+ अंदर आ जाते हैं, तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से दूसरा क्या देखा जाता है, फर्स्टली ये देखा गया, दूसरा ये देखा जाता है कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रीपोलराइजेशन हो जाता है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हुआ डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड देन फोर्थ हम क्या देखते हैं, हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। एंड देन फाइनली, मतलब हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं, पोलैरिटी में चेंजेस आ रहे हैं और फिर वो वापस रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। ये जब ये जो पूरा स्टिमुलस है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी तक सिर्फ स्टिमुलाई कंप्लीट हुआ है। स्टिमुलाई कंप्लीट होने के बाद क्या देखा जाता है, थर्ड थिंग इज ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्टिमुला या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल पूरा आगे तक पार कर पूरे मेम्ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल पूरा जनरेट होने के बाद में कैल्शियम आयंस जो रहते हैं ये रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयंस का स्टोरेज कहाँ होता है मुझे बताओ। कैल्शियम आयंस जो रहता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर रहते हैं। तो यहाँ का जो ER है दैट इज कॉल्ड एज SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसके अंदर कैल्शियम आयंस स्टोर रहते हैं, उसका वही काम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके अंदर कैल्शियम आयंस जुड़े होते हैं। अब ये कैल्शियम आयंस जैसे ही रिलीज होते हैं, ये कैल्शियम आयंस रिलीज करने का रीजन क्या है, दे गेट बाइंड टू, कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन। ये कौन से ट्रोपोनिन से जाके जुड़ते हैं, TNC, दैट इज ट्रोपोनिन C से जाकर जुड़ते हैं। और जैसे ही ये ट्रोपोनिन C से जाकर जुड़ेंगे, योर 6th स्टेप दैट इज सीन, ठीक है। जो ट्रोपोनिन क्या कर रहा था एक्चुअल में, ट्रोपोनिन का क्या काम था, ट्रोपोनिन जो रहता है यहाँ पर जो प्रेजेंट ट्रोपोनिन रहता है, ये इसकी जो एक्टिव साइट्स है, ठीक है, एक्टिन के पास में ना कुछ ऐसी एक्टिव साइट्स होती है, ठीक है। ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क करता है। ट्रोपोनिन क्या करवाता है, ट्रोपोनिन मास्क का मतलब क्या है, हाइड कर देता है, हाइड्स दी एक्टिव साइट फॉर मायोसिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन। एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट किसके लिए, मायोसिन के लिए। तो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन, याद रखो ये चीज। ये ट्रोपोनिन किसको मास्क कर रहा है, एक्टिन के ऊपर मास्किंग कर रहा है, वो रीजन पे कर रहा है एक्टिन के जहां पर उसका एक्टिव साइट प्रेजेंट है फॉर गेटिंग अटैच टू मायोसिन। मायोसिन से जुड़ना है तो वहां पर एक्टिव साइट से उसको जो है ओपन रहना पड़ेगा उसका एक्टिव साइट, तभी वो जुड़ पाएगा। तो ये एक्टिव साइट को वो हाइड करके रखता है, ट्रोपोनिन जो रहता है हाइड करके रखता है। अगर वो उसको हमेशा जो है अनहाइड करके या फिर उसको जो है उसका मास्किंग हटा दे, ठीक है, अगर एक्टिन के ऊपर से ट्रोपोनिन का मास्किंग हट जाएगा तो वो जाके जुड़ जाएगा विद मायोसिन और मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। लेकिन हमारी मसल तभी रिलैक्स हो पाती है या फिर मसल तभी नहीं काम करती जब ट्रोपोनिन जब तक इसको मास्क करके रखता है, ठीक है। इसको मास्किंग का सिंपल यही मतलब होता है कि ट्रोपोनिन जो रहता है वो एक्टिन को उस पूरे एक्टिव साइट को ढाक के रखता है, हाइड करके रखता है। क्लियर है, मास्किंग का मतलब क्लियर हो गया बिल्कुल। तो ट्रोपोनिन क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में मास्किंग का काम कर रहा था, हाइड करने का काम कर रहा था, एक्टिव साइट को हाइड कर रहा था जो कि मायोसिन से जुड़ती है, ठीक है। तो ट्रोपोनिन जब भी ठीक है, जैसे ही कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन C से मिलते हैं तो यहाँ पर ट्रोपोनिन का जो मास्किंग होता है, मास्किंग स्टॉप्स और जो एक्टिव साइट रहते हैं, एक्टिव साइट जो कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है, आर नाउ ओपन। एक्टिव साइट ओपन हो जाती है क्योंकि ट्रोपोनिन का जो कवरिंग है वो हट चुका है क्योंकि वो कैल्शियम आयन से जाके जुड़ चुका है। अब जैसे ही ये ठीक है एक्टिव साइट ओपन हो गई, किसकी, एक्टिन की एक्टिव साइट ओपन हो जाती है। अब क्या देखा जाता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 7th स्टेप ये होगा कि मायोसिन का हेड जो रहेगा, मायोसिन का हेड अटैचेस टू एक्टिन। तो ये एक्टिन, ये मायोसिन के पास में एक्टिव साइट थी, यहाँ की एक्टिव साइट प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, अब एक्टिव साइट प्रेजेंट है और यहाँ की एक्टिव साइट अब ओपन है। तो एक्टिन के मायोसिन के पास में क्या था, एटीपी था। एटीपी का मतलब ये मायोसिन के हेड को ही हम क्या कहते हैं, एटीपेज एंजाइम कहते हैं। इसका जो मायोसिन का हेड है इसी को हम एटीपेज एंजाइम कहते हैं। एक्चुअली मायोसिन का जो हेड होता है कुछ इस तरीके का बना हुआ उसका हेड है। यहाँ पर हमने देखा 2 साइड फॉर व्हाट, फॉर योर
एटीपी थी और 2 साइड फॉर योर एक्टिव थी, ठीक है। एक्टिन के लिए भी 2 साइड थी। तो ये जो प्रेजेंट था ये एटीपी के लिए था, ये एटीपी से जाके जुड़ा था, लेकिन जब तक ये एक्टिन का वो एक्टिव साइड जब तक ओपन नहीं होता ये एटीपी को रिडक्शन नहीं कर सकता, इसका जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इसके पास में एटीपेज एंजाइम है, ठीक है। इट डज हैव द एटीपेज एंजाइम। एटीपेज क्या है? इट इज द एंजाइम। एटीपेज कौन सा एंजाइम है? दैट ब्रेक्स एटीपी टू रिलीज एनर्जी। उससे एनर्जी चाहिए, एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगा, किसके लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूटिलाइज करेगा। तो मायोसिन के पास में वो ठीक है पावर है कि वो एटीपी का ब्रेकडाउन कर सके और इसको किस में कन्वर्ट कर सके? इनटू एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है उसको यूज करेगा फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक कि जो मायोसिन का जो ठीक है एक्टिव साइड है वो एक्टिन से जाके नहीं जुड़े, तब तक वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो फौरन से जैसे ही एक्टिव साइड ओपन हो जाते हैं एक्टिन के, एटीपेज का जो एटीपेज एंजाइम जो है, जो उसका हेड है मायोसिन का, वो एटीपी का ब्रेकडाउन करता है और वो जाके क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार वो ऐड कर दूंगी, जो स्ट्रक्चर है उसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी और वहां पर भी हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो मायोसिन था, ठीक है, ये जाकर अटैच हो गया और जो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी ब्रेकडाउन होता है और ये यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है एंड एनर्जी रिलीजेस। अब ये एनर्जी यहाँ से जो रिलीज हुई है ये इसको यूटिलाइज करेगा। किस लिए यूटिलाइज करेगा? ठीक है, तो ये एटीपी का जो एनर्जी रिलीज हुआ है इसका यूटिलाइजेशन हम देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, मायोसिन हमें पता है ये मायोसिन है, ये इसके एक्टिव साइड से जाकर जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है एक्टिव साइड प्रेजेंट था, ये एक्टिव साइड से जाकर जुड़ गया, यहाँ पर जाके जुड़ गया, इनका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जब जाके जुड़ता है ना इससे, अटैचेस टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कब होता है? जब किससे मिलता है ये? विद द मायोसिन हेड। एक्टिन जब भी मायोसिन हेड से मिलता है तब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हम उसे कहते हैं। वो जो पोर्शन बनता है उसे हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद में एटीपी का जो एनर्जी रिलीज हुई थी, वो एनर्जी से जो एक्टिन यहाँ पर जाकर जुड़ा है वो उसे कौन से डायरेक्शन में मूव करवाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ एच जोन मूव करवाएगा। तो अब ये जो एनर्जी एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन किसमें होगा? तो ये मायोसिन जो रहेगा, मायोसिन पुल्स एक्टिन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड या फिर टुवर्ड्स द एच जोन। एच जोन जो था नहीं, ए बैंड जो था, ए बैंड का मिड लाइन कौन सा था? एम लाइन था, ठीक है। ए बैंड के सेंटर की तरफ, मतलब बीच की तरफ जो है जो मायोसिन है वो एक्टिन के पोर्शन को, एक्टिन के फिलामेंट्स को पुल करवाएगा। अभी यहाँ पर एक बार ये जो है स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इस तरीके से जो है इसके हेड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इसके हेड इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इसका जो हेड होगा इस तरीके से ऐसा प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यही सब हम वापस से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, एक्टिन जाके मिल गया। अभी इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो लाइंस बनी थी, जो कि बीच में एच जोन प्रेजेंट था, इस तरीके से था ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है लाइंस थी इस तरीके से, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके बीच में क्या है? मायोसिन प्रेजेंट है, इसके बीचों बीच मायोसिन प्रेजेंट है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट दैट टाइम व्हाट डू वी सी? ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक्टिन जो है बीच में की तरफ पुल हो गया है, एक्टिन बीच की तरफ पुल हो गया है और ये इतना पुल हो जाता है कि एच जोन गायब हो जाता है, एच जोन बिल्कुल गायब हो जाता है और ये जो जेड लाइन है ये यहाँ तक रीच कर जाती है, ठीक है। इसको मैं वापस एक बार समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो है हमारा एक्टिन यहाँ तक पहुंच चुका है बीच में और एच जोन डिसअपियर हो गया, क्योंकि एच जोन कौन सा रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट हो। तो एच जोन तो आपका डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ये एक्टिन बीच की तरफ पुल हो गई है और साइड में ये जो जेड लाइन थी, दिस पर्टिकुलर जेड लाइन, ये अभी कहाँ पर शिफ्ट हो गई है? यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। क्लियर है? ये आप लोगों को समझ में आ गई चीजें? ये जेड लाइन बीच की तरफ पुश हो गई है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी गई? पहली चीज ये देखी गई कि मायोसिन ने जो है कहाँ पर पुश किया? इसको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड पुश किया। इस वजह से क्या हो गया? जो एक्टिन था, एक्टिन कहाँ पर पुल्ड हो गया? पुल्ड इनसाइड या फिर इन द सेंटर। दूसरा क्या देखा गया कि जेड लाइन जो रहती है ऑल्सो पुल्ड इनसाइड और इसलिए बीच की तरफ या फिर सेंटर की तरफ जो है इसको पुल कर दिया, ठीक है, सेंटर में पुल कर दिया इसे।
और थर्ड चीज ये देखी जाती है कि जो रीजन या फिर जो रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स, रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स ये शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। जो सार्कोमियर है वो एक्चुअल में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का सार्कोमियर था, लेकिन अभी वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो इतना रीजन हो गया वो। पहले वो अच्छा खासा लॉन्ग रीजन था, अभी वो सिर्फ इतना रीजन हो गया है, मतलब यहाँ पर जो जेड लाइन के बीच का पोर्शन है वो कम हो गया है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर का साइज डिक्रीज हो गया है, सार्कोमियर साइज डिक्रीज, ठीक है। और क्या देखा गया है, यहाँ पर जो एच जोन था डिसअपियर हो गया था, एच जोन डिसअपियर हो गया था, क्योंकि वहां पर कंप्लीट क्या प्रेजेंट था, डिसअपियर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो एक लेवल तक वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, एंड आफ्टर दैट वापस क्या होता है, कैल्शियम आयंस डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम ट्रोपोनिन, और कैल्शियम आयंस वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, और जो ट्रोपोनिन रहता है वो वापस से मास्किंग कर देता है एक्टिन साइट्स की, और जैसे ही वो मास्किंग कर देता है एक्टिन वापस से डिटैच हो जाता है फ्रॉम मायोसिन, और वापस से मायोसिन जो है उसको रिलैक्स कर देता है, मायोसिन बैक टू इट्स पोजीशन, एक्टिन बैक टू इट्स पोजीशन, और जो मसल रहेगी वो रिलैक्स हो जाएगी, सार्कोमियर्स रिलैक्स हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक कि आप लोग को, आई होप समझ में आ गया। समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर नहीं समझ में आ गया तो भी कमेंट करके बता दो, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। और यही है मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। वापस से जब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आएगा तो वापस से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलेंगे, और सेम प्रोसेस वापस से दोबारा होगा, क्लियर है। अब ये क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी गई थी, दिस वॉज योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम आगे का थोड़ा रीड कर लेंगे, और जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वो हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एटीपी जो था नॉर्मली प्रेजेंट था, एटीपी और मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट्स प्रॉपर्ली प्रेजेंट थे। यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिव साइट ओपन हो गई, एक्टिव साइट ओपन हो गई, कहाँ पर, एक्टिव साइट ओपन ऑन एक्टिन, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ। एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी यूटिलाइज करवानी है, ये एनर्जी यूटिलाइज करवाने के लिए इसने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या हुआ, ये हेड जाके किससे जुड़ गया, ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस ब्रिज, इसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये मायोसिन का हेड है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज के बाद में ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करना है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन, इसीलिए ये जो हेड रहेगा ये इसे टुवर्ड्स द एच जोन मूव करवाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन स्लाइड कर रहा है, एक्टिन स्लाइड कर रहा है। क्यों स्लाइड कर रहा है, क्योंकि मायोसिन का जो हेड है उसने जाके ज्वाइन कर लिया है, अटैच हो गया विद द एक्टिन, और वो एक्टिन को पुल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, टुवर्ड्स दी एच जोन या फिर एम लाइन की तरफ वो उसको ठीक है मूव करवा रहा है टुवर्ड्स द एम लाइन। और इसलिए यहाँ पर स्लाइड कौन कर रहा है, एक्टिन स्लाइड कर रहा है। और स्लाइड कौन करवा रहा है, द सोर्स ऑफ दिस स्लाइड इज मायोसिन, और कौन स्लाइड हो रहा है, तो वो एक्टिन है। तो एक्टिन यहाँ पर मूव हो रहा है, मायोसिन बिल्कुल अपनी प्लेस पर ही है, उसका खाली हेड जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, जो कि वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया। यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज होती है। जब ब्रेकिंग कब होगी, जब कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे, ट्रोपोनिन जो है वापस से मास्किंग कर लेगा, और मास्किंग हो जाएगी, इसलिए अभी वापस से यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगा, और एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि वहां पर जो है एक्टिन और मायोसिन का डिटैचमेंट हो गया है, ठीक है। तो साइड स्टेजेस ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन होगा हेड का, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, इतना जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी जो है यहाँ पर हम एक्शन पोटेंशियल, अगर यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, रिलैक्स्ड वाला। यहाँ पर आई बैंड बीच में, ठीक है, ये जो आई बैंड है ये प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा ए बैंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज योर दिस पोर्शन इज योर वन सार्कोमियर, पूरा इतना लंबा सार्कोमियर है जिसके अंदर से पूरा मायोसिन का जो रीजन है उसको हम ए बैंड कहते हैं। और ये वाला जो रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इसको हम एच जोन कहते हैं। और यहाँ पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ आई मतलब एक्टिन प्रेजेंट है उसको हम आई बैंड कहते हैं। इसका जो बीच का पोर्शन है इसे हम एम लाइन कहते हैं। और ये जो रीजन है इसको हम, ये वाली लाइन को, जिगजैग लाइन को हम जेड लाइन कहते हैं। क्लियर है। दो जेड लाइन के बीच में का पोर्शन जो होता है फ्रॉम वन जेड लाइन टू सेकेंड जेड लाइन, इसको हम कहते हैं द सार्कोमियर। तो ये इसका एक फंक्शनल यूनिट है, ये इसका दूसरा फंक्शनल यूनिट है। इस तरीके से फंक्शनल यूनिट्स इसके डिफाइन किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जब हमारा जो ये है जो एक्टिन है वो बीच की तरफ आ गया, मतलब यहाँ की जो स्पेस है और यहाँ की जो स्पेस है देखो कम हो गई है। तो पहले एच जोन का जो एरिया है वो कम हो जाता है, और जब वो एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये एक दूसरे से ओवरलैप तक कर लेती है, और बीच का जो एच जोन है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। एच जोन ये वाला रीजन था, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एच जोन डिसअपियर हो चुका है। और जो जेड लाइन थी, देखो ये जेड लाइन का जो रीजन है, ये दो जेड लाइन के बीच में का इतना बड़ा रीजन है जो कि अभी कैसा हो गया है, छोटा हो गया। तो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन इज, ठीक है। स्टार्टिंग फिलामेंट थ्योरी जो कि कहता है कि मूवमेंट ऑफ थिन फिलामेंट्स, जो कि हमारे एक्टिन है
एक्टिन को हम थिन फिलामेंट कहते हैं। रिलेटिव साइज ऑफ आई बैंड एंड एच, एंड द रिलेटिव साइज हम देख रहे हैं आई बैंड का और एच जोन का। अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइन बताई हुई है दैट सेज ब्रेकेज होता है रिपीटेड फर्दर कॉजेज फर्दर स्लाइडिंग, मतलब कि जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है उसका ब्रेकेज भी होता है और यही चलता रहता है। प्रोसेस जो रहेगा कंटिन्यूस टिल कैल्शियम आयंस जो कि पंप बैक कर लेंगे टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने, मतलब रेटिकुलम में, जिसकी वजह से मास्किंग हो जाएगा। क्लियर है। और इसके आगे क्या बताया है, कॉजेज रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वापस से जो जेड लाइन्स है वो बैक हो जाएगी, मतलब इट विल रीच बैक टू इट्स पोजीशन, और इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन। जेड लाइन वापस आ गई अपनी प्लेस पर, रिलैक्सेशन वो ठीक है। जेड लाइन्स, दो जेड लाइन्स के बीच में का एरिया कम हो गया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो रिएक्शन टाइम होता है ऑफ द फाइबर्स कैन वेराई, मतलब कि कौन से मसल फाइबर्स कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं, ये वेराई करता है। और कौन से मसल फाइबर्स का ये जो रिएक्शन टाइमिंग है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइमिंग है, ये अलग अलग हो सकता है। कुछ मसल्स लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती है शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हमारे पास में मसल फाइबर्स जो है दो टाइप के देखे जाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट एक्सरसाइज यू आर डूइंग। ठीक है, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उस बेसिस पे अगर हम देखें तो मसल फाइबर्स जो रहते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के देखे जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है व्हाइट मसल फाइबर, ये हमारे बॉडी के अंदर ही मिलते हैं, व्हाइट मसल फाइबर। और दूसरे होते हैं रेड मसल फाइबर्स। ठीक है, जो रेड मसल है और ये व्हाइट मसल है, ये किस बेसिस पे बोला गया है, तो ये दो टाइप हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। ये बेसिस क्या है इसका, अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। कौन से पिगमेंट की बात कर रहे हैं, पिगमेंट कितना प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम यहाँ पर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना वो पिगमेंट रहेगा उस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो कितना पिगमेंट रहेगा उस बेसिस पे। अब कौन सा पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम, मायोग्लोबिन। जैसे हमारे पास में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वैसे हमारे मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन करके एक पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट के थ्रू जो है मसल्स को कलर आता है। रेड कलर किसकी वजह से आता है, तो मायोग्लोबिन की वजह से आता है। और रेड मसल के पास में जो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, जो मायोग्लोबिन का कंटेंट होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन हाई होता है इनके पास, और इनके पास मायोग्लोबिन की कमी होती है, मायोग्लोबिन कम होता है, जिसकी वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है व्हाइटिश अपीयरेंस होता है। इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा। इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, रेड कलर का रहेगा, बिकॉज इनके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा है। मायोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन काम करता है, ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है, तो ये मायोग्लोबिन भी वही काम करता है। ये जो मायोग्लोबिन है ये O2 से बाइंड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करना जरूरी है, ताकि हमारी मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपरली चलती रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहां पर जो है हम कॉन्ट्रैक्शन तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो चालू है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा और उस जगह पर हमारा जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर ज्यादा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो मसल में फटीग हो सकता है। ज्यादा लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर अच्छा नहीं है, नहीं तो वो क्या करवाएगा, फटीग करवाएगा। मतलब क्या करवा देगा, वो वीकनेस लाएगा, पेन लाएगा, मसल पेन अगर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर देखने मिलेगा। कब मिलेगा, जब लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्म हो जाएगा। लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर ज्यादा देखा जा सकता है, ऑफकोर्स जो है हमारे मायोग्लोबिन में ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि व्हाइट फाइबर्स के अंदर ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि व्हाइट फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है। अब इसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट कम होने की वजह से, मायोग्लोबिन कंटेंट तो कम है ही इसके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास में कम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है इसके पास में, कम प्रेजेंट है, और इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। मतलब ये एनर्जी फॉर्मेशन ज्यादा कर सकता है, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन भी है, इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अब इसके पास में ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ये कैसे फॉर्मेशन करवाएगा एटीपी का, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, मायोग्लोबिन की कमी है, तो ये ज्यादातर एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेज पर ही रुक जाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस के आगे सारा क्रेब्स साइकिल वगैरह सब ठीक है करवाता है। अब अगर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ज्यादा होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वांटिटी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। इसके पास में बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसके पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं। मतलब कि ये एक टाइम पर अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा।
कैसे कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है उसको मेंटेन करके रखने के लिए, इसीलिए इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा। कैसा रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का। वही अगर हम यहां पर देखें तो ये कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल रखेगा बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्यों लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि इसके पास में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये सब चीजें यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ, दिस कॉजेज व्हाट, द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स, क्योंकि ये क्या हमने देखा, कॉन्ट्रैक्शन का देख लिया। अब यहाँ पर जो रिएक्शन टाइम है ये डिफर कर सकता है। क्यों डिफर कर सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की मसल्स देखी जाती है। अगर हम जो है रिपीटेड एक्टिवेशन करें, रिपीटेड अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करवाते रहेंगे तो वो जो हमारा जो मसल का जो ऑक्सीजन के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन है वो पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, और वहां पर जो ऑक्सीजन के थ्रू जो हमें एटीपी मिलने वाला था थ्रू क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी चेन, वो सब नहीं हो पाएगा एंड वी कैन ओनली फॉर्म लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेशन का मोड है वो एनारोबिक में चला जाएगा। एक्यूमुलेशन होगा लैक्टिक एसिड का। क्यों होगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से फटीग होता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस से। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है कौन सा देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस देखा जाएगा, जिसके अंदर थोड़े ही अमाउंट के एटीपी फॉर्म होते हैं और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो रहता है ये जब एक्यूमुलेट करता है हमारे मसल्स के अंदर तब ये फटीग करवाता है, मतलब मसल सोर करवाता है, मसल पेन करवाता है। अब जो रेड कलर ऑक्सीजन जिसके अंदर स्टोर करते हैं, ये मसल जो रेड कलर के होते हैं, ये मसल्स, ऐसे मसल्स जिनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ये मसल्स होते हैं रेड मसल फाइबर्स, और ये जो रेड पिगमेंट होता है ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, और ये पिगमेंट को हम मायोग्लोबिन कहते हैं, जिसके अंदर इसका कंटेंट ज्यादा रहेगा। उसकी वजह से इसको रेडिश अपीयरेंस मिलेगा, मसल को रेडिश अपीयरेंस मिलेगा, और ऐसे मसल्स को वी कॉल्ड एज रेड फाइबर्स, रेड मसल फाइबर्स। इनके अंदर प्लेंटी, मतलब लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन कर पाते हैं ऑक्सीजन का, विच इज स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि इनके पास में ऑक्सीजन भी ज्यादा है तो एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर दीज मसल्स आर कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स। इनको ही हम क्या कहते हैं, एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। तो जो रेड मसल्स होते हैं इनको हम एरोबिक कहेंगे, एरोबिक मसल्स, और इनको हम कहेंगे अनएरोबिक मसल्स, क्योंकि ज्यादातर इनके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दे डोंट हैव ऑक्सीजन बाइंडिंग, मायोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम मसल्स पजेस वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी होती है, एब्सेंट नहीं होता मायोग्लोबिन, कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से इनको पेल या व्हाइटिश कलर दिखाई देता है, व्हाइटिश कलर का अपीयरेंस होता है, और इनको हम कहते हैं व्हाइट फाइबर्स। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। बट इनके पास में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये बढ़िया होता है। ये इसलिए अभी किस पे डिपेंड करते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंड करते हैं। अब ये मिलते किस में है, वेयर आर दे फाउंड, किसके अंदर मिलते हैं, तो ये दोनों ही एथलीट्स में मिलते हैं। वेयर आर दे फाउंड, दे आर फाउंड इन, वेयर आर दे फाउंड, तो दे आर फाउंड इन एथलीट। अब एथलीट के भी टाइप्स होते हैं। कोई ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्ट्रॉन्गर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। तो जो एथलीट्स को थोड़े टाइम के लिए स्ट्रॉन्गर, जैसे कि स्प्रिंट मैच हो गई, ठीक है, स्प्रिंट मैच हो जाती है, या फिर जो रेसलर्स होते हैं उनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्प्रिंट मैच हो जाती है, या फिर जो रेसलर्स होते हैं उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सर्शन चाहिए रहता है। स्प्रिंट क्या होती है, छोटे किलोमीटर्स की, छोटे डिस्टेंस का मैराथन, जैसे रनिंग जो रेसिंग होता है वो होता है, बट उन्हें फास्टर स्पीड में भागना होता है, तो उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कैसा होना चाहिए, फास्टेस्ट होना चाहिए। तो उनका मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट रहेगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे, तो इनके अंदर ये मिलता है। तो ये भी एथलीट के अंदर मिलता है और वो भी एथलीट के अंदर मिलता है। बट ये जो एथलीट्स होते हैं, ये कौन से एथलीट्स होते हैं, जिनके लिए कॉन्ट्रैक्शंस तो चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रॉन्गर नहीं रहेंगे तो चलेगा, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल एक और आ जाएगा, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग वाले क्या करते हैं, वो दे रिक्वायर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस बट फॉर स्मॉलर मोमेंट्स, फॉर स्मॉलर ड्यूरेशन। वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, बट हमेशा वैसा रहता है क्या उनका, नहीं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही वो वेट लिफ्ट करते हैं, आफ्टर दैट दे डोंट। तो उतने टाइम के लिए उनको क्या चाहिए, व्हाइट मसल फाइबर्स उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा देखे जाएंगे, क्योंकि वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन ज्यादा निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, सब कुछ प्रोसेस ज्यादा होगा, बट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन का कंटेंट कम है। वेरएज यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल पेस पे चल रहा है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, क्योंकि O2 का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि मायोग्लोबिन ज्यादा है।
यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो इसके आगे के पार्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। सेकंड पार्ट में हम स्केलेटल सिस्टम्स का देखेंगे और लास्टली जॉइंट्स देखेंगे, डिसऑर्डर्स देखेंगे, दैट्स इट। वो सेकंड पार्ट का पार्ट है। आज का जो फर्स्ट पार्ट है दैट वाज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो हमने स्टार्ट किया, और इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा इसका, और जो है इसके बाद में हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज कर ली जो लॉन्ग फॉर्म थी, फिर हमने वन शॉट में पूरा एक्सप्लेन किया है, हमने एनसीईआरटी की लाइंस भी नहीं छोड़ी है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है एंड तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम इसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और फिर हम लास्टली लेकर आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज। लास्टली हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, जहां पर हम एक्सपेक्टेड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज मैराथन, मास्टरी मैराथन तो बन ही रहा है, ठीक है। ये सब कुछ का पीडीएफ, ये सब चीज का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन गो एंड ज्वाइन देयर एज सून एज पॉसिबल। सारे अपडेट्स नीट के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। और अगर ठीक है हेल्पफुल लग रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, गुड बाय।